लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि संगीत की दुनिया के जाने माने नाम हैं। इनके आने से हर महफिल गुलजार हो जाती है। जी हाँ, गुलजार हुसैन ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब इनकी अंगुलियां तारों पर थिरकती हैं तो इंसान खुद ब खुद थिरकने लगता है। इनकी उंगलियों में इतने सारे जादू कहाँ से भरे, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। स्वागत है गुलजार जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सवाल हमारा यही है कि आप तबला घराने से हैं। आपके पिताजी तबला बजाते हैं, आपके दादाजी तबला वादक रहे, काफ़ी लोकप्रिय थे, आकाशवाणी में भी वो नामित थे। आपने ये नया एक वाद्य लेकर अपने घर में कैसे शुरुआत की है? ये बहुत ही प्यारी एक बात है मेरे घर में और मेरी लाइफ में। तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि जब मैं बड़ा हुआ तो क्योंकि तबला घराना था तो मुझे तबला ही सिखाने की शुरुआत हुई और मेरी किस्मत थी कि दादाजी से ही तबला वादन की शुरुआत हुई मेरी सीखने की। पर कुछ ही 6 महीने में ही दादाजी बोले कि नहीं, इसका तबले में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो तबला नहीं सीख पाया मैं, मतलब छोड़ दिया बीच में। काफ़ी समय गुजर गया और दादाजी की डेथ हो गई थी 91 में। उसके 2-4 साल बाद में एक वायलिन हमारे घर पे लगा हुआ था, जैसे ऐसे ही लगा होता है घरों में, इस तरीके से। अच्छा, वो डेकोरेशन के लिए रखा? डेकोरेशन के लिए, क्योंकि दादाजी को किसी ने गिफ्ट किया था। अच्छा। तो दादाजी ने बोला चलो एक साज है तो रख लेते हैं घर में, तो रखा रहा। क्योंकि सब तबला प्ले करते थे तो किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा। उसी टाइम पे मेरे को लगा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये। और मेरी भी किशोर अवस्था थी तो मुझे लगता था कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। तो बुआ ने ऐसे बोल दिया कि भाई दादा की इच्छा थी कि ये कोई घर में सीखे वायलिन। तो मुझे लगा कि ये इंस्ट्रूमेंट तो बहुत अच्छा है। अगर मैंने उसको नीचे दिया, साफ़ किया और मैंने कि अब तो दादा की इच्छा को पूरा करना चाहिए, तब मेरा वायलिन सीखने का सफ़र शुरू हुआ और ऐसे वायलिन इंट्रोड्यूस हुआ तबले के साथ। तो आपने अंगुलियां इस पे जब छेड़नी शुरू की तो निश्चित रूप से किसी गुरु की आवश्यकता रही होगी, क्योंकि तबले का वादन और ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। आप बच्चे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी मेरे दादा उस्ताद काले खां साहब बहुत प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं अपने ज़माने में और उनके आज भी शिष्य बहुत हैं, पूरे भारत में उनके शिष्य हैं। और मेरे ताऊ जी उनके शिष्य, फादर उनके शिष्य उस्ताद इंतज़ार हुसैन, मेरे ताऊ जी उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, मेरे चाचा उस्ताद इफ्तिकार हुसैन। तो ये भी सिद्दस्त तबला वादक हैं घर में। और क्योंकि जो कि इतनी बड़ी एक बहुत बड़ा एक लेगेसी हमारे घर में थी म्यूज़िक की, तो मुझे लगा कि मुझे संगीत सीखना है तो फिर अच्छे से सीखना है और गुरु तो चाहिए, क्योंकि वायलिन एक नया साज है। तो मुझे सब प्रथम मुलाकात हुई मेरी श्री विनोद शर्मा जी से और उनके पास मैं पहले बार वायलिन सीखने गया। जयपुर के ही वो थे और उनके घर पे जाके मैंने एक गुरु परंपरा से तालीम लेना शुरू किया। उसके बाद फिर गुरुजी बोले कि तुम कॉलेज जाओ, आगे सीखो। तो जयपुर में राजस्थान संगीत संस्थान जो किशन पोल बाज़ार में हुआ करता था, वहाँ पर लेक्चरार थे श्री राजीव अग्रवाल जी। तो उनके पास भी चला गया सीखने और 3 साल का डिप्लोमा भी मेरा वहाँ हुआ। तो उनसे सीखते हुए ही मेरे को एक मेरे फादर के मामा थे उस्ताद बन्ने खां साहब। बन्ने खां साहब गायन में बहुत सिद्धस्त थे और पुरानी बंदिशें, राग रागनी उनको काफ़ी अच्छी आती थी। तो उनसे भी मेरा सीखने का वोकल के हिसाब से सीखना शुरू हुआ वायलिन में। और वायलिन की शिक्षा राजीव अग्रवाल जी और विनोद शर्मा जी से चल रही थी। साथ ही ताऊ जी घर में थे, उस्ताद निसार हुसैन खां साहब। तो उनसे भी फिर मेरे को संगीत के मार्गदर्शन प्राप्त हुए। पिताजी थे घर में, उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन दिया और मेरे चाचा उस्ताद इफ्तिकार हुसैन साहब ने भी मुझे संगीत में मार्गदर्शन देना शुरू किया। ये संगीत शिक्षा चल रही थी। 2-3 साल में संगीत किया और काफ़ी अच्छा करने लगा जयपुर में। मेरे गुरु जो रोज ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुमको चाहिए कि आगे और अच्छा सीखें। नहीं गुरु नहीं, मैं तो टोकूंगी, सच में आप बहुत अच्छा कहते हैं। सिर्फ गुरु ही नहीं, तो सारे सुनने वाले कहते हैं। बस वो गुरुजनों ने फिर कहा कि तुम आगे और अच्छा सीख सकते हो। तो मुझे लगा कि मुझे और अच्छे गुरु से सीखना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन था बनारस और कलकत्ता का। तो आदरणीय पंडित विजय जोग साहब का मैं शिष्य बना कोलकाता में जाके। और पंडित विजय जोग साहब, जिनको हम कहते हैं पंडित विष्णु गोविंद जोग, पूरा नाम उनका था, और वो पद्म भूषण रहे और वो वायलिन सम्राट कहलाए, वायलिन
के जादूगर कहलाए। और ऐसा कोई कॉन्सर्ट, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जिसके साथ वायलिन की जुगलबंदी उन्होंने नहीं की, और पूरे भारत में उनका दुनिया जानती है। वायलिन बहुत ही मशहूर है वो जी। तो मैं तो कहूँगा कि अगर उत्तर भारत में कोई वायलिन का फाउंडर है, वायलिन को प्रसिद्धि दिलाने वाला कोई इंसान है, तो वो पंडित विजय जोग। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको उनसे सीखने का। तो ये सब मेरे गुरुजन रहे, और परिवार में जो मेरे सारे थे ये बड़े बड़े लोग, इनसे मुझे मार्गदर्शन भी मिलता रहा साथ साथ। तो आपने संगीत में जब सीखना शुरू किया तो कुछ गायन पर भी आजमाया था, गायन की कोशिश की थी? नहीं, मैंने गायन कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है गाने के हिसाब से। पर हाँ, मैंने जैसा कहा कि मेरे जो गुरु थे उस्ताद बन्ने खां साहब, वो मुझे गायन के द्वारा बंदिश सिखाते थे। क्योंकि बिना गाए और बिना उसको ताल को समझे आप बजा भी नहीं सकते। ताल तो जैसा मैंने कहा, मैंने सीख ही रखा था, और कहीं ना कहीं वो जीन्स में था, खून में था। तो ताल तो जैसे ऐसे मान लीजिए, हमारे घर में क्या होता था कि जब हम छोटे थे, 6 महीने के, कोई भी बच्चा आज भी, वो जब बड़ा होता है तो 6 महीने का घुटनों चलता है तो सबसे पहले तबले पे हाथ मारता है, क्योंकि तबला खुला रखा है, रियाज कर रहा है कोई, वो चला गया, कोई बच्चा प्यार में गया और उसने तबला बजाया, तो शुरुआती तबले से हो जाती है ऐसे करके। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर पर ये बिल्कुल सच है, और आज भी ऐसा होता है, क्योंकि तबला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लगता है कि शायद जल्दी टूटेगा फूटेगा नहीं। वायलिन तो फिर भी हम पैक करके रखते हैं, पर तबला ऐसे ओपन में रखते हैं। तभी आपके बेटे ने तबला बजाना शुरू किया? जी हाँ। उनका क्या नाम है? मेरा बेटा जियान हुसैन है, और वो अभी 12th करके फर्स्ट ईयर में आए हैं। क्या वो मंचों पे अभी दे रहे हैं? अभी वो शुरुआत किया है उन्होंने, क्योंकि 12th एक का उनका बोर्ड का था, तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है, तो एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने फिर तबला भी अपने दादा उस्ताद इंतज़ार हुसैन खान साहब से सीखा। साथ ही अपने चाचा जो मेरे यंग ब्रदर हैं, महराज हुसैन साहब, बहुत फेमस हैं तबले। हाँ, महराज हुसैन जी। तो महराज हुसैन साहब से भी उन्होंने तबले की शिक्षा। वो तो उस्ताद हैं, उनसे काफी बच्चे जयपुर के सीख रहे हैं। हाँ जी, काफ़ी। वो यंगेस्ट बहुत फेमस हो चुके हैं महराज हुसैन साहब, तो उनसे वो तालीम ले रहे हैं, और अपने दादा उस्ताद इंतज़ार हुसैन से तालीम ले रहे हैं। और अब थोड़ा थोड़ा मैं उनको मंच पे भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि हाज़िरी ज़रूरी है। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं, संगीत में सबसे पहले तहज़ीब आना चाहिए, संगीत बाद में भले ही आ जाए, लेकिन तहज़ीब पहले आए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं और आप जानते हैं, संगीत ही एक ऐसी विद्या है जहाँ पर पैर छू जाते हैं आज भी। तो संस्कार या तहज़ीब जिसको हम कहते हैं, वो संगीत में है आज भी। आज भी हम हमारे गुरुजनों के, हमारे बड़ों के, हमारे सीनियरों के हम पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो वो अगर वो बच्चा बजाएगा, थोड़ा बहुत करेगा, तो उसको एक आशीर्वाद भी मिलेगा, प्लस उनको एक विनम्रता भी तो बनी रहेगी ना, कि मुझे इनके आगे झुकना है, तो फिर और बड़ों के साथ बजाएंगे, हमारे साथ जाएंगे, तो वो देखेंगे हमारे पिताजी का क्या नेचर है, दादाजी का क्या नेचर है, तो वो भी सीखेंगे। और क्योंकि वो अब 6 जनरेशन में है संगीत के। अच्छा, आपकी ये छठी पीढ़ी है? ये हमारी छठी पीढ़ी संगीत में आ गई है, क्योंकि मेरे जो फोर फादर थे वो अलवर राज घराने से शुरू हुए। वहाँ पे उनका वादन होता था? उनका गायन, वो गायन थे। फिर दूसरे दादा जो मेरे थे उनका भी गायन था। फिर मेरे दादा जो थे वो तबला वादक रहे, और वो तो बहुत लेजेंड तबला वादक उस्ताद काले खां साहब रहे, पूरे वर्ल्ड में बहुत नाम था जी उसका। हाँ। तो उसके बाद पिताजी, और फिर मैं, और फिर मेरा बेटा, तो ऐसे वो छठी पीढ़ी आज हमारी संगीत में है। और दूसरा बेटा वायलिन कर रहा है। अरे वाह, वो मेरी पीढ़ी को लेके चलेगा। उसका तो मुझे पता ही नहीं था। ये आपने उसको कभी बाहर नहीं निकाला है? आपको 10th किया उसने, और वो छोटे मोटे मंचों पर बजाया है भी, और कर रहा है प्रैक्टिस। क्योंकि आप जानते हैं संगीत घरानों में एक परंपरा है कि अगर आप अपनी लेगेसी को लेके जाना चाहते हैं तो पहले अच्छे से तैयार होइए घर में, अच्छे से, बिल्कुल जैसे एक फौजी तैयार होता है ट्रेनिंग लेके, फिर ही वो बॉर्डर पे जाता है। तो ऐसे एक संगीतज्ञ का भी एक फ़र्ज़ हो। मैं एक यंगस्ट के लिए भी बोलूँगा, सभी के लिए, कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, संगीत हो या कुछ भी, पहले तैयार होइए फिर आप जाइए। तो इस तरीके से उन बच्चों की तैयारी अभी चल रही है। बहुत सुंदर जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितनी देर बच्चों को रियाज कराते हैं और खुद कितनी देर करते हैं, या मिलकर करते हैं? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं संगीत शुरुआत हुई तो मेरा प्रण था ये, और ये मैं बहुत अच्छे गर्व के साथ कहता हूँ क्योंकि उसका फल मिला है। मेरा प्रण था कि मैं चाय नाश्ता जब करूँगा, जब मैं 6 घंटे वायलिन का रियाज सुबह कर लूँगा। ये मेरा बिल्कुल प्रण था। किस उम्र में की थी आपने ये प्रतिज्ञा? मेरा 14 इयर्स की एज थी जब मैंने वायलिन को हाथ में लिया। अच्छा, अरे लेकिन 15-16 साल में तो आप आकाशवाणी में बजाने लग गए थे। ये 15 साल का मतलब 6 महीने बाद ही आकाशवाणी में बजाने लगा था। कि ये किस तरह की बात थी। यही तो मैं, आपने जैसे 14 बोला तो मैं चौंक गई हूँ। 15 में तो 16 में आकाशवाणी बजा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हुआ ये कि जब मैंने संगीत शुरू किया तो मुझे बताया गया कि 8-10 घंटे 12 घंटे का रियाज बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में। तो मैंने कि ऐसे कोशिश करते हैं कि सुबह 6 घंटे करते हैं, फिर बीच में दोपहर मिलेगा, क्योंकि कुछ काम ही नहीं था, संगीत ही करना था।
तो वो 6 घंटे सुबह रियाज किया, 2-3 घंटे कितने दोपहर। बजे उठते थे सुबह? सुबह मैं उस टाइम पे 3 बजे उठ जाता था। ये सुबह थोड़ी होती है, 3 बजे तो रात है। नहीं, मैं 3 बजे उठ जाता था। ये सब जानते हैं। इवन अगर आप मेरे पड़ोस में जाएंगे तो वो आज जैसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होते हैं, सच मानिए। वो मेरे हमारे आंटी एक हैं वहाँ पर, तो गुजर हैं वो, तो वो बोलती थी कि जब मैं सुबह उनके गाय भैंसे थी, तो वो गायों का दूध निकाल रही होती है, तो बोलती थी कि तुम्हारी वायलिन की आवाज़ आती थी। तो मैं सोचती थी बच्चा कुछ साधना कर रहा है। और जब बाद में न्यूज़पेपर में गुरुजनों के आशीर्वाद से कुछ फोटोज़ वगैरह आने लगे, दूरदर्शन पे प्रोग्राम आने लग गए, तो वो बोली कि मुझे ऐसा लगता था, यकीन था कि तुम इस मंजिल तक पहुंचोगे। और आज भी जो मेरे पुराने लोग मिलते हैं, जो मेरे संघर्ष को, मेरे रियाज को जानते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये हमको पता था कि तुम इस तक पहुंच जाओगे क्योंकि तुम्हारी मेहनत थी। तो वो मैंने कोशिश की और वास्तव में मैंने 3 बजे उठ के रियाज किया है। और आज भी मैं बहुत बिजी हूँ। मैं मॉर्निंग 9 o'clock घर से निकलता हूँ 9 बजे, और शाम को 5-6 बजे मैं घर पहुँचता हूँ। लेकिन वो 9 से 5 भी मेरे वायलिन साथ में होता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं वायलिन सिखा रहा होता हूँ, या कर रहा होता हूँ, कोई रिकॉर्डिंग्स हो रही होती है, कुछ प्रोग्राम हो रहे होते हैं, या किसी को सिखा रहा होता हूँ, या फिर मैं एक सुबह उठता हूँ तो 2 घंटे रियाज सुबह, और 2-2.5 घंटे सुबह शाम को। आज भी मतलब 4 घंटे कोशिश करता हूँ कि मैं 3-4 घंटे रियाज कर लूँ। आज भी रियाज कर रहे हैं? रियाज तो और मुझे तो ऐसे लगता है कि आप हाथ रखते हैं ना इसके तार पे और सुर बहने लगता है। वो शायद रियाज की वजह से है, क्योंकि वो एक कहते हैं ना, हम किसी को भी अपने साथ में जोड़ने के लिए हमको एक फ्रेंडशिप रखना पड़ेगी, दोस्ती करना पड़ेगी उससे। तो मेरी शायद उससे अच्छी दोस्ती हो चुकी है, एक अच्छा हमारा तालमेल बन चुका है, क्योंकि वो रियाज किया तो जो भी राग बजाए, जो भी सरगम बजाई, तो वो अब हमारी हो गई। और मेरे दादा गुरु बहुत अच्छी बात बोलते थे कि जब एक वायलिनिस्ट रियाज करता है या जब बजाता है तो उसकी उंगलियों में आँखें हो जाती है, तब आप आंखें बंद करके ही बजा सकते हैं। बहुत सुंदर। हाँ, तो ये सच भी है, क्योंकि आपका उतना रियाज हो जाता है कि आप वो फिर कहीं भी फिंगर आप कभी देखते भी नहीं है वायलिन की ओर और बजाते रहते कभी हैं। कभी ऐसा होता है। तो बहुत ही अच्छा। तो वो एक परंपरा है संगीत की, हमारे एक परिवार में माहौल भी है, तो रियाज तो करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ। एक कॉम्पिटिशन पे मैं गोल्ड मेडल जीता, और दूसरे दिन मैं रियाज कर रहा था घर पे। तो मेरे पिताजी, कुछ सुर गलत लगा मेरा, और मेरे पिताजी बोले, तुमको कल किसने दिया था ये गोल्ड मेडल? गुस्से में। तो मुझे बहुत आपसे पटका तो नहीं गोल्ड मेडल अपना गुस्से में कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो तो मैं बहुत उनकी रेस्पेक्ट हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि पिताजी को मतलब कुछ भाई नहीं रहा। तो पर अब जाके रियलाइज होता है कि ये सही था, उनका कहना सही था, क्योंकि अगर मैं वहीं थम जाता, सोच लेता कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, तो फिर यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। क्योंकि मुझे लगा मंजिल, वो कहते हैं ना, सितारों से आगे जहाँ और भी है, और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी कर दी शेर में, और ऐसे युवा, और मैं चाहता हूँ सारे युवा लिख लें इसको, बहुत काम आएगा उनके लिए। शायर कह रहा है कि इश्क के इम्तिहान और भी है, तो मैंने लिखा आगे, मुझे मालूम है मंजिल मेरी, मुझे मालूम है मंजिल मेरी, वहाँ तक कदमों के निशा और भी है। कि चांद पे मैं अकेला नहीं जाऊँगा, पहले से नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशा हैं। तो हम कोई भी मंजिल पे पहुँचते हैं, वहाँ हम अकेले नहीं पहुँच रहे होते, पहले भी लोग पहुँच चुके हैं। तो इसलिए इस बात को इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने इतनी मेहनत कर ली है, हमने ये प्राप्त कर लिया, या हमने ये अवार्ड जीत लिया। आज भी अवार्ड मेरे लिए खुशी का माध्यम हो सकता है, लेकिन अंत का माहौल नहीं होता। आप में बड़ी विनम्रता है, लेकिन मैं फिर भी ये बताऊं कि कोई भी कदम पहुंच गए हैं, आपके कदम अपने हैं, जो रास्ता है वो अपना है, वो कोई बना बनाया रास्ता नहीं ये है। बात सही है आप। तो वो मेहनत आप ही, उसका श्रेय आपको। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी इंसान मेहनत करेगा उसको मिलेगा, पक्का मिलेगा जी, ज़रूर मिलेगा, और करना चाहिए। और ये भी कहूँगा कि मेहनत ज़रूर करना चाहिए। कभी भी फेलियर होता है। मैं 3 साल वायलिन बजाने के बाद मैं वायलिन छोड़ने वाला था, आपको बताऊँ शायद पहली बार मैंने सुनी भी थी ये बात बताऊँ कभी। आपको, क्योंकि ऐसा माहौल बना, लोगों ने बोला वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, और ये तो आप इंडियन करोगे ही नहीं, ये नहीं करोगे, और विदेश कभी जा ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा मन ऐसा हुआ, मैंने एक दिलरुबा इंस्ट्रूमेंट होता है वो खरीदा भी। अब मेरा भाई बजाता है, बहुत अच्छा वो। अच्छा। और अच्छा है वो इंस्ट्रूमेंट आ गया, कुछ होता है तो अच्छे के लिए होता है। तो मैंने बजाया तो नहीं, पर मेरे सोचा ऐसे ही एक महीना बैठ के कि नहीं यार, अब 3 साल तूने वायलिन बजा लिया, अब अगर इसको छोड़ेगा तो फिर क्या मतलब है, देखते हैं जो होगा होगा। तो आज ईश्वर की कृपा है कि जहाँ पर मुझे बोला गया था वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने मुझे 2-3 साल जॉब पे रखा। और जहाँ मुझे रिकॉर्डिंग्स के लिए बोला गया था वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने अपने रूल्स तोड़ के 1 महीने में 3 रिकॉर्डिंग्स की थी। रूल्स था गवर्नमेंट का कि आप 6 महीने में 1 रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बजाने वाली बात थी, ऊपर की गुरुजनों का आशीर्वाद था कि मैं थोड़ा बहुत ठीक बजाता था, तो उनको मजबूर होना पड़ा कि आपको 1 महीने में 3 रिकॉर्डिंग देना पड़ी। तो वहाँ से मुझे ताकत मिली, और
देश विदेश तो मैं काफ़ी होके आया। आप तो मतलब मुझे लगता है हर 4 दिन पे यहाँ से बाहर ही निकल जाते हैं, जयपुर टिकते ही नहीं। कोशिश तो यही होती है, क्योंकि सच में कलाकार की जो ज़िंदगी वो उसका स्टेज है, किसका मंच है कि क्योंकि वो एक बात है ना कि आप जानते हैं, आप बीमार हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप भूखे हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, स्टेज को मतलब नहीं उससे। स्टेज पे तो आप कलाकार हैं, स्टेज पे आप कलाकार हैं, आप साधनारत आर्टिस्ट हैं। अगर आपने स्टेज पे गए तो लोग सिर्फ आपकी साधना देखना चाहते हैं, वहाँ पर उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। और अगर आपने अपनी साधना दिखा दी तो आप सच्चे कलाकार के रूप में फेमस हो जाएंगे, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा सच्चा विश्वास है, यकीन है। मैं थोड़ा आश्चर्यचकित इस बात से होती हूँ कि कोरोना के बाद जब लॉकडाउन हटा था, लेकिन तब भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध थे जी। उस समय भी आप बाहर जयपुर से निकल कर हर दिन उड़ान भरते थे, तो वो कैसे आपको लोग उस वक्त बुला रहे थे जब इतने प्रतिबंधित थे बाहर निकलना, और बिना कोरोना सर्टिफिकेशन के, वैक्सीन के सर्टिफिकेशन के निकल नहीं पा रहे थे लोग। आपने बहुत कंसर्ट किए थे उन दिनों, क्या वजह रही थी उन दिनों? वो ऐसा था कि जब आपको पता ही है, जब कोरोना काल हुआ तो काफ़ी लोग डिजिटल इंडिया से जुड़े और मैं भी जुड़ा, और मेरे जुड़ने में मुझे ये फ़ायदा हुआ, जैसे कलाकार को होता है, तो मैंने थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस किए, जैसे लाइव किया मैं, तो काफ़ी संस्थाएं मुझसे जुड़ गई, तो उनको लगा कि ये बंदा म्यूज़िक को लेकर, मेरा सिर्फ मैसेज एक ही होता था कि मैं ये म्यूज़िक सिर्फ आप सबको मनोरंजन करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा काम ही मनोरंजन करने का है। संगीत, आर्ट्स जितनी भी फॉर्म है वो हम मनोरंजन करने के लिए, खुशी देने के लिए हुए हैं, उसमें रंज का कोई काम नहीं है। तो उनको पता नहीं वो बात बहुत पसंद आई और इस वजह से उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया। और ऐसे भी शो हुए कि बहुत डिस्टेंस में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रोग्राम हो रहा है, और प्रोग्राम होने के बाद में एक अच्छी पॉजिटिव व्यू वहाँ पर हुई और लोगों को बहुत पसंद आया। तो वो मेरे ख्याल से वो, मैं कहूँगा कि वो डिजिटल इंडिया की वजह से हुआ, और मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा उससे। तो ये एक वजह रही है कि मेरे शोज़ हुए बहुत ज़्यादा। मैं अगर बचपन को याद करूँ ना, तो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो जो सुबह में शुरू होता था, वो धुन एकदम कानों में ऐसी बसी, कहीं से भी आवाज़ आती है ना, और वायलिन, मतलब मन पता नहीं कहीं और घूमने लगता है। तो मैं चाहूँगी कि वो आप हमें बजाकर सुनाएं। मैं ज़रूर बजाऊंगा, और मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं बजाऊंगा, क्योंकि मैं भी ऑल इंडिया रेडियो का एक संवादित कलाकार हूँ, और मैं ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ ऑल इंडिया रेडियो से, शास्त्रीय संगीत में भी और सुगम संगीत में भी। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने ऑल इंडिया रेडियो, भारत सरकार के इस प्रसार भारती की एक धुन जो बहुत दुनिया में मशहूर है, वो मैं आपको, हर भारतीय को वो धुन बहुत प्यारी लगती है। क्योंकि हम जब मॉर्निंग में जब उठता था तो यही सुन के, हम भी यही सुनकर उठते थे। पिताजी सुबह सुबह रेडियो शुरू होने से पहले बजाते। लोगों की यादें हैं इससे। जो लोग इंडिया छोड़ के जा चुके हैं बाहर, वो भी इस धुन को सुनकर बेचैन हो जाते हैं कि कुछ अपनी चीज़ है ये है ऐसे ही। और राग शिव रंजनी पे ही आधारित है, क्योंकि हमारे जितने भी कंपोजिशंस होती है, जितने भी हमारे म्यूजिक होते हैं, वो रागों भी होते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ मैं आपको वेस्टर्न कंपोजिशन भी सुनाऊंगा जो रागों पर है। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो ये राग शिव रंजनी पर है। जी सुनाइए प्लीज़। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपने वेस्टर्न कंपोजिशन की बात की, और आपने इस इंस्ट्रूमेंट को वेस्टर्न बताया, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, वेस्टर्न ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन इसकी जो मूल अवधारणा है वो भारत से ली गई। इसके बारे में कुछ? बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बहुत अच्छी, एक तरीके से मैं कहूँगा कि आपने रिसर्च है, आपकी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग वायलिन को यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, और है भी, क्योंकि अगर हम बॉडी की बात करें तो ये यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं, बट वायलिन का जो रूट्स है वो हमारे इंडिया से है। मैंने काफ़ी बुक्स में पढ़ा, और मैं नाम बताना चाहूँगा, अमेरिका के एक बहुत बड़े म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट थे डॉक्टर D.H. पटकाओ। तो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा भी कि जब यूरोप में वायलिन बना तो वायलिन का जो गज, जिसे अपन बो कहते हैं इंग्लिश में, ये हमने भारत से लिया। तो अगर अपन ऐसा सोचें कि जब गज भारत का था तो उसका इंस्ट्रूमेंट भी भारत में होगा। अब मैं बताता हूँ वो क्या था। आपने देखा होगा कि रावण हत्ता एक इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पर है, जिसे रावण स्तरम या रावण हत्ता कहते हैं, और रावण हत्ता का मतलब है रावण द्वारा बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट या साज या
कोई अस्त्र। ये हम लोग के आमेर में भी अभी जी हाँ। वृद्ध हैं जो हाँ, बजाते हैं। हमारे राजस्थान में रावण संगीत। हत्या के आर्टिस्ट बहुत है, और उसकी वजह है कि हम कई मान्यता है कि रावण की शादी जोधपुर में हुई थी, मंडोर में, मंडोदरी वहाँ की मंडोदरी है। जी वहाँ की थी। तो ऐसी मान्यता है, तो शायद इसलिए यहाँ पर इतना फेमस हुआ रावण हत्ता। और रावण हत्ता क्योंकि बाह पे रख के बजाते हैं, वो रावण हत्ता में एक स्ट्रिंग होता है भले ही, बट वो भी ऐसे ही बजता है सेम, उसका बजाने का स्टाइल वही है, फिंगर नीचे होती हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज है। तो यूरोप के जो एंटिनो स्टार्दी थे, उन्होंने बॉडी का परिवर्तन सबसे पहले वायलिन में किया। वो पहले शख्स थे जिन्होंने वायलिन को परिवर्तित किया एज ए बॉडी। तो ये जो आज की बॉडी दिख रही है इसकी, ये उन्हीं की बनाई ये उन्हीं की बनाई हुई है, वहीं से परंपरा चली आ रही है वायलिन की। ये बिल्कुल पूरी है। अब जो एक्स्ट्रा आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरा क्रिएशन है। इसको मैं आपने बोलता क्यों हूँ, किया? ये मैंने इसलिए किया कि मैं शास्त्रीय संगीत का आर्टिस्ट हूँ, और मुझे लगा कि है ना, इसमें कुछ मुझे राग का कुछ माहौल बने। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको किसकी कौन से इंस्ट्रूमेंट की याद आएगी, आप बताइए। सितार। जी हाँ, तो इस सितार की तरफ जो है वो यहाँ लगी है, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मेरे गुरु आदरणीय पंडित विजय जोग साहब ने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, और वो तरब इंस्ट्रूमेंट कहा। तो उन्होंने कोई नाम नहीं रखा इसका, और मैंने भी कोई नाम नहीं रखा है, ये तरब इंस्ट्रूमेंट ही बोलता हूँ मैं इसको। अच्छा, तो ये नाम रख सकते थे जब आपने बनाया है तो। हाँ, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो पूरा फेस है वो कैसे बदलूंगा, ये तो वायलिन ही है ना। या तो मैं बिल्कुल ही बदल दूं, तब तो ठीक है। इसलिए मेरे को लगा कि ज़रूरत नहीं है नाम रखने की। तो ये मेरा बड़ी ईमानदार सोच है आपकी। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि ही इज़ माई फादर, और कभी बच्चे अपने बाप का नाम नहीं वाह, रखते वाह, हैं। क्या बात है। तो ऐसा भी है, एक मेरी सोच है ये वाली। तो ये जुड़ने से इसके सुर में क्या इसके जो इफेक्ट है वो थोड़े चेंज होते हैं। जैसे हम कोई राग बजा रहे हैं, अभी ये यमन में ट्यून है जैसे, तो मैं मान लीजिए यमन का कुछ बजा के दिखाता हूँ। तो ये जो आस आ रही है ना इसकी, थोड़ी देर तक आवाज गूंज रही है। काफी देर तक आवाज। जो आस आ रही है, तो ये तरफ की है, ये तरफ अच्छा। की आस है। तो ये थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल थोड़ा सा मुझको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसलिए शायद कोशिश की। और जो मेरे गुरुजी का एक ट्रैक था, उसकी शायद लेगेसी को भी मैं लेके चल सकता हूँ, ऐसा मैं बोलता हूँ वायलिन के लिए। आपके पसंदीदा जो राग हैं वो कौन से हैं? क्योंकि अभी अपन ने यमन छेड़ा है, तो एक यमन बजाता हूँ। और यमन का एक बहुत फेमस कुछ भजन, जो कुछ डेवोशनल, हाँ वो ही बिल्कुल, मैं भी वो सोचता था। कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वेस्टर्न म्यूजिक, तो राग भैरवी पे आधारित एक कंपोजिशन है। और जो हमारे यूरोप के कितने बड़े संगीतज्ञ हैं, विथ्योविन का कंपोजिशन, और वो राग भैरवी में। तो ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि संगीत की भाषा, संगीत का जो रूह है वो एक है। उन्होंने नहीं सोचा कि ये राग भैरवी में है, विथ्योविन ने नहीं सोचा, लेकिन हम जब संगीतज्ञ उसको सुने और समझे, तो हमको लगा कि यार ये तो राग भैरवी पे आधारित है। अच्छा, जो स्वर उन्होंने लिए थे वो भैरवी के राग स्वर भैरवी थे, पे है, बिल्कुल कोमल स्वर लगाए हाँ, थे उन्होंने। भैरवी है। तो भैरवी का एक छोटा सा आलाप सुनाता हूँ, और साथ ही में भैरवी में एक बहुत अच्छी कंपोजिशन आपको सुनाता हूँ। वो भी शायद कभी काफी कम लोगों को पता है। हमारे राजस्थान की बिल्कुल ट्रेडिशनल बंदिश है, बहुत पुरानी बंदिश है, ले तो जई जे रे हिवड़ो ले तो जई रे। तो ये आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, और भैरवी में। और फिर मैं
सर विथोवन का एक कंपोजिशन सुनाऊंगा, बहुत ही प्यारा कंपोजिशन, वो आप देखिए, मतलब कितना मिलान है संगीत का। एक पहले कौन सा सुना रहे हैं? पहले आपको भैरवी का आलाप, फिर वो राजस्थानी कंपोजिशन, और फिर उसमें वो ऐड हो ठीक जाएगा है। सीधा, तो थोड़ा सा आलाप। जी। Now, बहुत सुंदर। हाँ। तो ये देखिए कितना संगीत जो है, वो जब हमेशा बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि संगीत की कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो अगर चाहे विथोवन, बीटल्स, मोजार्ट साहब कोई भी कंपोजिशन कर रहे हैं, और यहाँ पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खान साहब, जाकिर साहब, शक्ति ग्रुप, जो भी जितने लोग भी म्यूजिक कर रहे हैं, उनका म्यूजिक कितना जुड़ जाता है एक दूसरे से, क्योंकि वो स्वर है, वो स्वर की बाउंडेशन नहीं है, वो स्वर मिलाना है। कि अगर आप वो बोले डी मेजर उनका, तो हमारा शुद्ध सरगम है, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, और कोई सोच भी नहीं सकता कि विथोवन का ये कंपोजिशन राग भैरवी पे भी हो सकता है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है म्यूजिक की। आप इसमें मांड बजाते हैं क्या? बिल्कुल बज सकता है इस? नहीं, देखिए वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसमें एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप फोक म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सुगम संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक, अरेबिक म्यूजिक सब बजा सकते हैं। तो अब आपने बोला है तो पहले मांड, हाँ, और मांड के बाद में फिर छोटा सा मैं आपको सारे दर्शन कराऊंगा भारत के भी और वर्ल्ड के। अच्छा, छोटे छोटे, बिल्कुल चलते हैं। तो ये छोटा सा पहले हम राजस्थान से शुरू करते हैं। अब बंगाल चलते हैं। हाँ। अब सऊदी में चलते हैं। बिल्कुल। कहीं झरने पहाड़ों पे चलिए। बिल्कुल।
अब झरने पहाड़ है तो मोर भी बोलेंगे। बादल। अरे भाई, आपने बादल भी बरसा दिए, मोर भी बुलवा दिए और बाहर भी बारिश हो रही है। ये राग मियां मल्हार का कमाल है और हर राग का एक अलग मूड है। यमन का मूड है शांत का, और ये मौसम के राग थे, जैसे अभी मैंने बजाया पहाड़ी पहले और फिर उसके बाद में राग मियां मल्हार, तो मल्हार तो फिर बारिश का ही। यमन तो शाम और जब बारिश होती है तो फिर मोर तो बोलती है। नहीं, बिल्कुल इस प्रकृति से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और सुबह शाम प्रहर से जुड़ा है बिल्कुल सही से रागों का। हाँ जी। और आपके पसंद का कोई बहुत पसंद का राग जो आप हर स्टेज पे बजाते हो? अच्छा, काफ़ी राग हैं, पर मेरे को जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो मैं राग चारुकेशी आपको सुनाता हूँ। ये एक कर्नाटक शैली का राग है। अच्छा, हमारे जो भारत में है ना, 2 पद्धति है संगीत की। एक जैसा कि आप सब जानते हैं उत्तर भारतीय और एक दक्षिण भारतीय। कर्नाटकी संगीत, कर्नाटक म्यूजिक जिसको हम बोलते हैं ना, ये कर्नाटक पद्धति का राग है और बहुत ही मीठा। वहाँ के सारे राग बहुत मीठे हैं, जिसको हमने अडॉप्ट किया है उत्तर भारतीयों ने। तो उसमें से एक राग चारुकेशी आपको सुनाता हूँ। इसमें बहुत सारी कंपोजिशंस हैं वैसे तो। वाह, हर राग का एक मूड है, एक मिजाज है और एक अलग सुकून है। आप जुगलबंदी भी करते हैं जी। तो किन यंत्रों के साथ या किस तरह की गायकी के साथ जुगलबंदी ज़्यादा ठीक है? देखिए, वायलिन जैसा मैंने बताया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ में बहुत अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से वायलिन में गायकी अंग और तंत्रकारी अंग दोनों ही बच जाता है। तो मैंने जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मैंने जुगलबंदी में सितार, फ्लूट, सारंगी और संतूर, काफ़ी इंस्ट्रूमेंटों के साथ में जुगलबंदी की है। तो एक अलग मज़ा है उसका। पर हाँ, ये है कि वायलिन का जो एक साल कोई जुगलबंदी का दोस्ती है जो है वो फ्लूट और सारंगी की है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा मीड का काम है, गमक का काम है। बाकी सितार भी है उसके आसपास में कहीं ना कहीं, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट में उतना गमक और इतना वो चीज़ नहीं है। तो वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबके साथ जुगलबंदी कर सकता है। और मेरे गुरुजी इसके बहुत बड़े वो रहे हैं, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, पंडित जयराम पोद्दार जी के साथ में, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के साथ में, सभी के साथ में उन्होंने जुगलबंदी की है। तो वो वन ऑफ द
1% थे जो वर्ल्ड के पहले ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने शायद हारमोनियम, सारंगी, तबला, सितार, सरोद, सभी वाद्य यंत्रों के साथ में जुगलबंदी किया। तो शायद मेरे में भी वो थोड़े से गुण आ गए हैं, तो मुझे मजा आता है जुगलबंदी। क्योंकि आपको जुगलबंदी करते मैंने बहुत ज्यादा देखा है, आप बहुत ज्यादा जुगलबंदी। हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने हार्प के साथ भी जुगलबंदी की है, और वो उसका तो वीडियो हमारा 1 लाख से भी ऊपर चलता है। जैसे आजकल वो आप सोच रहे हैं ट्रेड है, वो मैं तो हालांकि उसको फॉलो नहीं करता, बट हाँ वो है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लंदन की है वो, तो वो हार्प बजाती है। तो हमने राग किरवानी उनके साथ बजाया हुआ है, वो वीडियो उपलब्ध है किरवानी हवा के नाम से। तो वो हमने बजाया। मैंने मतलब मेरा ये एक अच्छा एक्सपीरियंस अभी आपने बोला तो मैं बता दिया आपको। एक इंटरनेशनल फेस्टिवल में हम दोनों ने बजाया था जुगलबंदी, तो मैंने हार्प के साथ भी तो बजाया। यहीं बजाया था? हाँ, हार्प के साथ मैंने यहीं बजाया था। अच्छा। पर वो लंदन की आर्टिस्ट है, तो वहीं से आई थी वो, तो वो उनके साथ भी प्ले किया हुआ। ऐसे तो काफी इंस्ट्रूमेंट के साथ किया ही है। हाँ, एक बार पूना में हारमोनियम के साथ भी जुगलबंदी की है। अच्छा, हारमोनियम के साथ? हनुमान पंड्रे जी हैं पूना के, उनके साथ मैंने हारमोनियम पे जुगलबंदी की है। तो ऐसे मैंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट के साथ किए, सारंगी, फ्लूट, सितार, जल तरंग, संतूर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ किए। तो आता है, मज़ा आता है। जुगलबंदी का एक अलग मज़ा है, क्योंकि मेरे गुरुजी बोलते थे जुगलबंदी का मतलब ये नहीं कि फाइट, जुगलबंदी का मतलब ये है कि 2 दोस्त या 3 दोस्त बैठे हुए हैं और वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। तो आप अपने सास से अपनी बात करो, वो अपने सास से अपनी बात करे, तो वो अपने एक दूसरे की बातें बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो एक प्रेम वाली भाषा होना चाहिए। जुगलबंदी सुन के सच में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा। अच्छा, देखिए अभी 2 इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट पे जुगलबंदी सुना के दिखाऊं। अच्छा, एक नहीं 2? जी हाँ, कोशिश करूँगा। अब आपने बोला है तो मेरे भी थोड़ा सा मेरा नहीं, बहुत अच्छा का आशीर्वाद और उनका जो सिखाया वो मेरा जागृत हो रहा है। जुगलबंदी बेसिकली क्या होती है, 2 इंस्ट्रूमेंट की। अब जैसे आप सोचें, अपन ले लेते हैं यही राग यमन, तो अब मैं 3 कर देता हूँ। अच्छा, वाह। बहुत सुंदर, मुझे लगता है ये एक अलग अलग वेरिएशन, तो ये मैं 3 सब तक में खेल गया, तो ये ऐसा लग रहा है कि 2 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं अलग अलग। आपको यमन ज्यादा पसंद है, मुझे लग रहा है। मुझे भी पसंद है राग। यमन तो रागों का राजा है, रागों का राजा है। बहुत अच्छा लगता है। राग यमन का अगर आप बात करें तो वो रागों का राजा है, वो जितने भी राग हैं उसका राजा है यमन। अगर अंधेरी रात हो और आप बाहर बैठ जाएं घर के बाहर और यमन सुनिए। हाँ, और यमन में तो अगर देखा जाए तो यमन में तो जितना फिल्म संगीत बना है ना यमन में, मतलब यथा, मतलब आप सोचिए कि मैं एक बार एक कॉन्सर्ट करने गया था और वहाँ पर एक ऑडियंस उस तरीके की थी कि जो फिल्मी संगीत को ज़्यादा पसंद करती थी। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनाऊंगा तो शायद इनको तो समझ में नहीं आएगा। मैंने शास्त्रीय संगीत शुरू करा यमन, और फिर मैंने 1.5 घंटा सिर्फ यमन बजाया, और यमन के अंदर गाने वगैरह सारे बजाए। तो बहुत सारे गाने में यमन में है, बहुत सारे गीत, बहुत सारे। तो यमन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा राग माना गया है, लोगों को लगता नहीं हो, लेकिन मेरे नहीं बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद है। मन नवेश्वर में पाकीज़ा जब सुनती हूँ तो मन खुश हो जाता है। हाँ, बहुत सारे, आज जाने की जिद ना करो, आप पाकीज़ा, कहीं शाम कहीं दीप जले आना, हाँ, बहुत सारे बहुत सारे गीत उसी पे बहुत बने हैं। गीत है यमन के। तो यमन तो रागों का राजा है। अरे, आपको बजाते देख के ना एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है। ये जो आप स्टिक से बजाते हैं, तो जिस तार पे आपका स्टिक है उसी पे उंगली, ये और जब स्पीड है तो वो उंगली उसके साथ कैसे चलती है? मतलब आपके तो 5 तार है मुझे लग रहा है। जी हाँ, 5 तार। अब 5 पर जब आपका स्टिक जा रहा है तो तुरंत उंगली और कैसे उसको मूव कर लेते हैं? वो जो 3 घंटे का वो 3 बजे जगने वाला रियाज था वो इस वजह से मुझे लग रहा था आप टाल जाएंगे। नहीं, टालने का काम ही नहीं है। वो जो रियाज है ना अपना 6 हाँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ, ये प्रैक्टिस कैसे की आपने? प्रैक्टिस मतलब नॉर्मली है कि अगर आपको जैसे साधना है तो पहले जैसे हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में सिखाते हैं, तो पहले एक तार को साधा, एक तार, और इस पे एक पे ही उंगली रखी, फिर अभी पहले तार ही साधेंगे। स्ट्रिंग। अच्छा, शुरुआत ही रहेगी। तो ये कितने दिन सीखते हैं? खूब टाइम तक, जब तक आपका एक दूसरे से टच ना हो स्ट्रिंग, और फिर सरगम।
अब तार सप्तक में चले गए, मध्य बजाते बजाते। और फिर मंत्र कहाँ बचता है फिर इसी में मंत्र ये हो गया ना। अच्छा, इसीलिए हमने ये 5 अवतार यूज किया है यहाँ पर, क्योंकि हमको बिल्कुल लास्ट का सातक मिल जाए, मंत्र का सातक मिल जाए। ये खासियत है इस 5 अवतार की। मंत्र के साथ अंग में कोई गाना बड़ा मुश्किल गाना होता है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन बजा तो हाँ, सकते लेकिन कई क्लासिकल सिंगर गाते हैं। गाते हैं। हाँ, शास्त्रीय संगीत के कई आर्टिस्ट गाते हैं, क्योंकि पर डेप्थ है तो मजा आता है। हाँ, हाँ, और वही जुगलबंदी भी करना तो मजा आ जाता है। कि मान लीजिए वो आर्टिस्ट ही मध्य में बजा रहे हैं तो फिर मैं मंत्र में बजा लूंगा, अगर वो मंत्र में मध्य में या तो मैं ताल में बजा लूंगा। तो वो 3 सप्तक है, ये 3 सप्तक इजीली हैं। तो पहला जो है मध्य सप्तक बीच में है, कहलाएगा मंत्र है सबसे नीचे है, मंत्र, और बीच में मध्य इधर है और तार ऊपर है। तार ऊपर लास्ट वाला। अच्छा, इस तरह इस से तरीके से जगह बटी हुई है, हमें नहीं दिखता है, लेकिन आप पास से बजा रहे हो, मैं और समझ फिर रही उसके बाद रियाज करना, उस पर पूरा कमांड करना, फिर आपका बैठ जाता है, मतलब उंगलियों में आंखें आ जाती है फिर। हाँ, उंगली में आंखें, बिल्कुल सही बात कही, उंगली में आंखें ही चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें तो देख नहीं पाती हैं लोग नहीं। कि आपने किधर से क्या बजा लिया। जी हाँ, क्योंकि वो स्ट्रिंग भी बहुत पास पास भी है। हाँ, सारे स्ट्रिंग, मतलब इनको अलग अलग एक बार में दूसरा न छुए, ये बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है ये, सही बात। बहुत मुश्किल है। तो कभी ऐसा हुआ है कि मंच पे आप बड़ी तैयारी से गए हो और कुछ गड़बड़ हो गई हो? अभी तक नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ? अभी तक टचवुड नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि ये मेरा ऐसा मानना है कि जब आप बहुत सच्चे होते हैं अपने काम के लिए, ईमानदार होते हैं, और गुरुजनों का आशीर्वाद आपके पास है और माता पिता का आशीर्वाद आपके पास है, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। मंच पे जाने से पहले थोड़ा गंभीर हो जाते हैं या लगता है कि मंच पे जाने से पहले गंभीर तो नहीं कह सकता, क्योंकि गंभीर हो जाएंगे तो फिर अपन अपना गाना बजा रहे नहीं करेंगे। अच्छा, तो दिमाग को बहुत संतुलित रखना पड़ता है, एकदम सरल रखना पड़ता है। हाँ, सरल रखना पड़ता है, और एक ही चीज याद रखना पड़ता है कि राग जो बजाने जा रहे हैं वो पूरा अच्छे से निभ जाए, बस वही एक टेंशन होती है। बाकी सामने कौन बैठे उनकी कोई टेंशन नहीं होती है, सही बात तो ये है। सिर्फ टेंशन होती है अंदर की, कि अपना जो अपन राग बजा रहे हैं वो अच्छे से प्रस्तुत हो जाए। हाँ, बस वो एक टेंशन होती है, क्योंकि अगर वो सही हो गया तो फिर सामने कोई भी बैठा हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी खुशकिस्मती कह लें आप, कि मैंने अपना जो वायलिन वादन है बहुत बड़े बड़े गुरुजनों के सामने प्रस्तुत किया है। मैं जब बॉम्बे, मुझे सुरमणि अवार्ड मिला 2004 के अंदर, तो वो एक तरीके से एक अवार्ड कंपटीशन तो नहीं कह सकते, बट वो एक प्रस्तुति अवार्ड है कि आपने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके अकॉर्डिंग आपको टाइटल दिया जाएगा सुरमणि का, उपाधि है ये। उपाधि है। और सुरमणि का एक जो अवार्ड है वो युवाओं का पद्मश्री कहा जाता है, जो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के पास भी है, पंडित शिव कुमार जी के साथ भी पास है, सबके पास है। और 2004 में राजस्थान में मैं अकेला था जिसको मिला था। वाह, हाँ, ये तभी तो आप राजस्थान की शान है, नहीं, राजस्थानी प्रदेश की शान है। ऐसे ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बाकी उस टाइम में मेरी ऑडियंस में जो बैठे हुए थे, उस्ताद अब्दुल अलीम जाफर खान साहब, जिन्होंने मधुबन में राधिका नाचेरी का सितार वादन किया है पूरा, बहुत फेमस थे वो, और सितारा देवी जी। अच्छा, हाँ, ये तो मेरा मतलब बहुत बड़ा आपने बहुत बड़ी शख्सियतों के सामने, मतलब उनके सामने किया है। और अनूप जलोटा जी के फादर पुरुषोत्तम दास जलोटा, और आशा जोगलेकर जी, अर्चना जोगलेकर जी की मदर, पंडित राम सेवक जी, विनायक प्रद्वन जी। और हाँ, सबसे बड़ी अच्छी बात जो मैं बताऊँ आपको, मेरे मतलब जिंदगी की बहुत यादगार, मेरा अनाउंसमेंट किया था अमन भसीन साहब ने। अच्छा, हाँ जी, अरे वाह, ये मेरी बहुत मतलब, वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, उनका सम्मान था, तो उन्होंने अनाउंस ही मेरा किया था कि मैं इस बच्चे का, उनको बोला गया कि आप हमारा एक आर्टिस्ट आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि राजस्थान का, जयपुर का एक कलाकार है गुलजार हुसैन, तो क्योंकि उनका तो हम लोग बचपन से सुन रहे थे, विनायक का और ये सब, तो मतलब दीवाने हम उनके, तो मजा आ गया उनका। अमीन साहब अब नहीं है, अभी नहीं रहे, लास्ट में शायद उनका पद्मश्री थे वो। और सितारा देवी, मेरे शो के तुरंत बाद में सितारा देवी जी को बुलाया गया स्टेज पे, वो जाने वाली थी, तो उनको बोले ऑर्गेनाइजर कि आप कुछ बोलिए इनके लिए। तो मुझे पता था कि थोड़ा सा इनका मिजाज ऐसा होता है, कुछ भी बोलते हैं ये, क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट है वैसे, नो डाउट, उसमें उनका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं, क्वीन है वो। तो एक नसीब होता ना, जैसे आपने कहा कि गुरुजनों का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है। उन्होंने कहा कि उनका एक ही लाइन थी बस, कि राजस्थान की तो मिट्टी सुरीली है, मैं इस बच्चे के लिए क्या कहूंगी। अरे वाह, तो मेरे लिए मतलब वो अवार्ड से बढ़कर अवार्ड हो गया था, वो बहुत बड़ा अवार्ड था मतलब मेरे लिए वो चीज़। तो ऐसा भी सहयोग मेरे साथ रहा है। और जयपुर में इतनी बड़ी शख्सियत है, आदरणीय पंडित विष्णु भट्ट साहब, वो प्यार करते हैं। मेरे गुरु उस्ताद श्री पंडित विजय जोग साहब, अगर मैं उनसे सीखा हूँ तो वायलिन सम्राट, मतलब उनके आगे तो कोई वायलिनिस्ट है ही नहीं, तो उनसे मैं सीखा हूँ। मुझे नसीब अच्छा है, फिर परिवार इतना अच्छा मिला, तो ये बड़े अचीवमेंट मेरे लिए, मतलब अवार्ड से बढ़कर है मेरे लिए, जो भी अवार्ड्स मिले उनसे बढ़कर सरस्वती साक्षात आपके परिवार में है। हाँ, परिवार में आपके
पास आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई है। अमिता जी, मेरा जो है ना सच्चा प्रेम है वायलिन से। मैं आपको सही बताऊं, मैं इस दुनिया में रहता हूं, आज मैं पहली बार शायद ये मंच पे बोल रहा हूँ ये ऐसे, मैं इस दुनिया में रहता हूँ लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं सच में वायलिन का हूँ। मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब जानते हैं ये बात कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ वायलिन का है। क्योंकि जितना भी इन्वॉल्व, मैं सोशल बहुत हूँ, मैं सामाजिक बहुत हूँ, शायद आपने देखा भी होगा, मैं फ्रेंड भी बहुत अच्छा हूँ। मेरे को किसी की बात को अगर पूरा करना है तो मैं जाऊँगा ज़रूर। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको मना कर दूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करता कि नहीं मेरे को यहाँ नहीं जाना। जहाँ ज्यादा हाँ, बहुत मुझे प्रतिबद्धता जहाँ है। मुझे कोई बोलता है मैं वहाँ भी चला जाता, मुझे कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन पहला मेरा जो है ना म्यूजिक है, अगर मतलब दुनिया छोड़ना पड़े ना तो शायद छोड़ दूँ मैं म्यूजिक के लिए। सच बात है। अच्छा, फिर आप एक बात ना, आप बहुत ईमानदारी से मुझे बताइए, आप म्यूजिक जब प्ले करते हैं, ये बजाते हैं जब वायलिन, तो क्या आप हम लोगों के लिए, दर्शकों के लिए बजाते हैं या खुद के लिए? क्योंकि के लिए जो आप कह रहे थे ना मैंने उससे पहले ही बोला आपको, खुद के लिए। क्योंकि अगर मैं खुद अपने लिए सही नहीं बजा पाया तो दर्शक कहाँ से खुश हो जाएंगे? दर्शक खुश हो ही नहीं सकते। बजाकर आपका मन अगर खुश मेरा हो रहा है, खुश, हाँ, जिस दिन मेरा मन खुश होता है ना तो मैं सोचता हूँ कि मैंने आज अच्छा बजाया। और बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं सच सच बोलने वाला आदमी हूँ। मेरे 2000 कॉन्सर्ट में से मुझे अभी तक मेरे 3 या 2 ही पसंद आए हैं। अच्छा, जी, बाकी कॉन्सर्ट के बाकी मुझे पसंद नहीं आए। मतलब मेरे को लगा नहीं कि शायद मैं गुलजार था उस दिन। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे होंगे और अखबारों में आया आज गुलजार, मैं शायद हमारे ये 2000 हो गया। नहीं, मजाक बड़ी दुआ है। लेकिन सच बात ये है कि मुझे उन 2000 कॉन्सर्ट्स में से 2-3 ही पसंद आए जो मुझे यादगार हैं, जो मुझे यादगार है कि मैं उनको भूलूंगा नहीं जिंदगी में। क्यों? कि हाँ यार उस दिन सही बच गया था, ऐसे मतलब वो नहीं कि बहुत तगड़ा बच गया था, हाँ यार उस दिन अच्छा बच गया था यार, ऐसा भी बोल सकते। तो उस दिन ऐसा क्या बजाया कि बहुत अच्छा बज गया? नहीं मतलब बजाया तो वही जो बजाना होता है, लेकिन राग रसोई पागड़ी जब 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 सजी सज जाए तो संगीत का मेरे प्रति, मेरे रूह से उसका कनेक्शन हो गया उस दिन, भगवान से कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। आपने राग और रसोई दोनों जोड़ बस वो मेरा जुड़ गया उस दिन। ये क्या मतलब वो दिन जुड़ गया एक अच्छे से। और दिन हो सकता है थोड़ा सा भटक गया कोई ऑडियंस में या किसी को देख के, बट वो दिन मेरा था जब जो मैं 2 दिन चूज कर रहा हूँ अपने लिए बेस्ट, वो मेरे दिन। कहाँ बजाए थे वो आपने? जैसे मैं बॉम्बे का बता रहा हूँ आपको, एक मेरा आगरा का शो था। आगरा के शो में जैसे ही शो खत्म हुआ तो एक 74 इयर्स के ओल्ड मैन थे, वो बोले कि स्टेज 6 फुट हाइट पे था, तो वो खड़े हुए चेयर पे और वो बोले कि बेटा तुम हो तो बहुत छोटे, और ये बात है 2006 की। अच्छा, तब मैं छोटा ही था बहुत, और अभी भी छोटे ही हो। कि वो बोले कि तुम छोटे बहुत हो लेकिन मेरी इच्छा कर रही है तुम्हारे पैर चरण छू लूं। अरे तो मैं मतलब एकदम, वो वाकई प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था मुझे, मतलब जो मुझे अच्छा लगा था। तो मैं उस 6 फीट से छलांग लगा के नीचे उतरा, फिर मैंने उनके पैर से मैंने कहा नहीं ये तो काम मेरे ही है, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वो मेरे को यादगार दिन है। एक वो जो आदरणीय सितारा देवी जी का जो कथन था वो स्टेज पे, ऐसे मतलब कुछ एक यादगार शोज हैं जो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगी। और घर में किस शो पे आपको तारीफ मिली कि बेटा आज तो बड़ा अच्छा कर? घर में तो कभी कोई तारीफ नहीं मिली आज तक। सारे पारंगत हैं घर में तारीफ मुझे नहीं मिली। घर में तारीफ होती होगी पापा की, किसी और को बोलते होंगे, कुछ और कहते होंगे, लेकिन आपकी नहीं करते? हाँ हमारी नहीं करते, किसी भाई की भी, हम चारों भाइयों की तारीफ नहीं करते। वो कहते हैं जैसे कोई कहता भी है कि आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत नाम करा है उसने, ये वो, तो कहते हैं ये सब ऊपर वाले का है, मेरे को क्या पता, ऐसे बोलते हैं वो। कितने विनम्र हैं। हाँ मतलब हमारे परिवार में इस चीज को लेके कोई वो है नहीं, टैग ही नहीं है हमारे यहाँ। हो गया जो हो गया बस प्रोग्राम। हम अब जैसे अब मैं बड़ा हो गया, थोड़ी पापा के पास बैठता हूँ काफ़ी, तो हम लोग बात करते हैं, तो उनकी बातें सुनते पुरानी, और अगर कभी मुझे बताना होती तो मैं बहुत अलग तरीके से बताता हूँ बात को। ऐसे नहीं कि मैंने बहुत अच्छा बजाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे कि मैंने बजाया था तो वहाँ सितारा देवी जी थी और मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस इतनी बात होती है। क्योंकि वो निकल ही नहीं पाता, वो लोग इतने लेजेंड हैं हमारे परिवार के, और भी लोग, अगर मैं समझता हूँ परिवार नहीं और भी जयपुर में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं कि हम उनको क्या बताएंगे और क्या सुनाएंगे। और वैसे भी एक बहुत अच्छी कहावत है, आप जानते हैं कि कभी भी अपने बारे में बोलने की जरूरत ही मत करो, ऐसा बन जाओ कि लोग ही बोलते रहे आपके लिए बस। और लोग बोलते हैं आपके लिए। मैं कोशिश कर पाऊँ कि मैं अच्छा करूँ बस, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं कि अपन बोले, अपन को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ऐसा कुछ हो जाए। और यही मेरा एजेंडा था, यही मेरी तमन्ना है आज भी, कि मैं अपने काम को आगे बढ़ाता रहूं और बस लगा रहूं इसके अंदर, जितना हो सकता है मैं अच्छा करता रहूं लाइफ में। देखिए संगीत में तो लोग कहते हैं जो संगीत में रमे है ना उनको कभी निराशा नहीं आती, लेकिन क्या कभी आपके मन में आई किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कभी लगा? नहीं, बस मैं वो बता रहा हूँ, कुछ समय ऐसा हुआ था जब मैंने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने की सोची थी। अच्छा। तो बस वो एक कह सकते हैं, उसके बाद तो भगवान की कसम मुझे बहुत खुशियाँ ही मिली हैं। और मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक बात और कहता हूँ, बहुत देसी भाषा है कि बिना टिकट
बिना पैसे खर्च करे आप पूरे वर्ल्ड को घूमते हो, प्लस आप पैसा लेके आ जाते हो। तो ये अगर बिजनेस पॉइंट से देखा जाए तो भी ऐसा काम है, लेकिन उसके लिए उतना लायक बनना भी ज़रूरी है कि उस स्टेज पे आप जाके अपने आप को साबित करो, क्योंकि आपको एक बार तो बुला लिया जाएगा, दोबारा कौन बुलाएगा। अगर मान लीजिए आप कुछ तरीके से तिगड़म से चले भी गए किसी शो में, तो वो एक ही बार जा सकते हो, दोबारा नहीं हो सकता। एक फिल्म एक बार सुपर हिट हो सकती है, दोबारा हिट होने के लिए आपकी मेहनत या आपका काम ही दिखेगा। तो एक ऐसा काम भी है ये, अगर बिजनेस पॉइंट से देखें कि हमारा क्या लगता है, हम कहीं भी जाते हैं, हमें शो करना है, हमें पेमेंट दिया जा रहा है, हमें घुमाया जा रहा है, हमें बुलाया जा रहा है, और फिर उसके बाद वो हमें पेमेंट भी दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। और जब उससे अलग हटके देखो तो आप अपने काम को दुनिया को सुना रहे हो, बिल्कुल। वो तो फिर उसकी तो कीमत ही नहीं है। मतलब जो रियाज आपने किया है, जो आपके गुरुजनों से सीखा है, वो आप लोगों को सुना रहे हो, और उसमें से कोई भीड़ में कोई बुजुर्ग उठ के आपको आशीर्वाद दे रहा है, तो फिर उसकी तो कीमत ही कहाँ है, कहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल। कि अगर मुंबई में आप कहीं जाएं और कहीं बात चले शास्त्रीय संगीत की और कोई बोले अरे जयपुर में गुलजार हुसैन भी है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो मेरे लिए। क्योंकि लोग अब इतने व्यस्त हैं कि वो 500 चैनल और हज़ारों यूट्यूब चैनल और ये लाखों करोड़ों फेसबुक को छोड़ के आपको याद रखें, पर अगर उनमें से अगर 10 लोग भी याद रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है अपने लिए। इस बात पे मुझे एक चीज़ और याद है, इन दिनों जो संगीत चल रहा है और गीत चल रहे हैं वो भी बहुत फास्ट फूड की तरह हो गए हैं। बहुत सारे यूथ भी उसी को फॉलो कर रहा है, सुन सुन के ही सीख रहा है। आप जब बता रहे हैं कि आप बचपन से सीख रहे हैं, परिवार में मतलब सुन के ही उस चीज़ को, पैदा होते ही सुन रहे, आज तक सीख रहे हैं। और ये जो स्थितियाँ हैं इस समय कला और संगीत की, ये तो पूरी युवा पीढ़ी को संगीत की किस दिशा में ले जा रही है? ये दिशा है सिर्फ एक पीढ़ी की। वो जो 6 पीढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो 6 पीढ़ी नहीं हो पाएंगी, 6 साल भी नहीं हो पाएंगे। 6 पीढ़ी तो बहुत दूर की बात है। ये जो आज का यूथ जो संगीत कर रहा है वो सिर्फ 6 साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा। 6 पीढ़ी कहना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आप सोचिए अगर मैं 6 पीढ़ी बोल रहा हूँ और मुझसे बढ़कर भी और भी लोग हैं जिन्होंने 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 11 पीढ़ी, 12 पीढ़ियाँ संगीत को देती है, और उनका नाम भी है। जयपुर में ही बहुत, देश में भी है, हमारे यहाँ है, पूरे देश में। तो मेरा ये मानना है कि वो 6 साल चल जाए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप खुद भी देखते हैं रियलिटी शोज़ के कलाकार 1 साल चलते हैं, 1 साल चला, 1 साल नाम हुआ, नेक्स्ट ईयर दूसरा रियलिटी शोज़ में आ गया, वो गया, ये तो आप जानते हैं। फिर ऐसी कोई आर्टिस्ट है, अगर उसका वो कुछ वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया, उसका फेमस हो गया, 6 महीने चला, गायब हो गया। और उसके बाद जो विनर होते हैं वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, कोई नहीं जानता। कौन जानता है, आप बताइए। तो जो हम जैसे लोग हैं, जो कछुआ चाल चल रहे हैं अपने धीरे धीरे संगीत को लेके, अपने परंपराओं को लेके, अपनी लेगेसी को लेके, वो तो 6 जनरेशन 7 जनरेशन कहला पाएंगे, पर ये लोग 6 साल 6 दिन नहीं कहला पाएंगे। ये मुश्किल है उनके लिए। उनको ये सोचना चाहिए बस, वो 6 साल तक तो खूब अच्छा कमा सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं पता उनको, फ्यूचर नहीं है उसमें। नहीं, और सही बोलूं तो उसमें आनंद भी नहीं है। सुनने वालों का भी थोड़ी देर सुन लिया, आनंद तो है पास हो गया, आनंद तो है ही नहीं। आनंद तो संगीत का जब भी आएगा जब आप बैठ के सीखेंगे। और आप रियलिटी शोज में भी देखिए, सब लोग यही बोलते हैं कि आपने सीखा है क्या संगीत, यही बोलते हैं वो लोग भी, सबसे यही बोलते हैं। वो कई लोग बोलते हैं नहीं हमने सीखा नहीं है। सुन के क्या सुन के करोगे आप लोग? फिल्मी गाना आपने गाया कोई, अभी मैंने कोई फिल्मी गाना बजाया तो उसमें मेरी क्या मास्टरी है? वो तो पहले ऑलरेडी तैयार हो चुका है सारा। राग जो मैंने बजाया वो भी तैयार हुआ, लेकिन वो बजा वैसा नहीं था जैसा मैंने बजाया। वो जो मेरे गुरु बजाते थे उनका स्टाइल अलग था, मैं बजाऊंगा मेरा स्टाइल अलग है। वो बात है, वो गाने में नहीं हो सकता। गाने में आपने एक सुर का अलग से किया, गलत गा रहा है गाना, क्योंकि तो कट टू कट चाहिए उनको, सेम रिकॉर्डेड। तो वो रिकॉर्ड क्यों सुनेगा? अगर किशोर कुमार साहब ने लफ़ी साहब ने कोई गाना गाया है तो वो उनका ही सुनेगा ना, आपका क्यों सुनेगा? और सुनेगा तो कितनी देर सुनेगा? 2 दिन। अभी तो मार्केटिंग है, इसको प्रस्तुत किया गया है मार्केटिंग के रूप में, संगीत को तो किया गया है, ठीक है, पर वो कितने टाइम बाद में फिर वही गायब। तो 6 साल भी नहीं चलते ऐसे लोग, मेरा ये मानना है। और ये मैं देख भी रहा हूँ, ये मैं खुद भी 10-15 साल से देख रहा हूँ कि 6 साल नहीं चलते रियलिटीज़ शोज़ के आर्टिस्ट। और उसमें से अगर कोई चल जाए तो वो सिर्फ मेहनत के बल पे चलता है, उसने मेहनत की है, वो सीखा हुआ है तो चलेगा। ऐसे लोग भी हैं रियलिटी शोज़ के, ऐसे लोग हैं जो चल रहे हैं। श्रेया घोषाल जी हैं, मोहम्मद वकील साहब हैं हमारे जयपुर के। हाँ, और ये वो तो गजब आर्टिस्ट लगाते हैं, बहुत शानदार गाने गाते हैं। उस्ताद हैं वो। तो वो इसलिए चल रहे हैं कि वो संगीत को उन्होंने सीखा है, संगीत को वो कर रहे हैं, तो उनको दुनिया मान रही है, उनको दुनिया बुला रही है। आपने श्रेया घोषाल जी का नाम लिया, ये इन्होंने कोटा में संगीत सीखने की हाँ, संगीत शिक्षा ली है जब अपना संसद का संबंध है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। उनकी जो जड़ें हैं वो यहीं से संगीत तो जो भी संगीतज्ञ जो चल रहे हैं मार्केट में अभी, अगर जिनकी बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो लोग संगीत को सीखा है उन्होंने, और जो इन्होंने सीखा वो गायब है, वो अपने को नहीं मिलेंगे, वो 6 साल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। वो
पीढ़ी दर पीढ़ी तो बहुत दूर की बात हो जाती है। फिर आपने किस उम्र में एग्जैक्टली स्टार्ट किया? 14 ईयर्स की एज में। अच्छा, क्योंकि तब बजाना। तक लेकिन कश्मकश- सीखना, ये तो आप 14 इयर्स में आपने बजाना शुरू किया, लेकिन उसके पहले कुछ सीखना भी नहीं। हाथ ही नहीं लगा। कमाल की बात थी कि मैं संगीत को, मैंने जैसा बताया, मैं तबला 6 महीने सीखा अपने दादा उस्ताद काले खां साहब से, लेकिन उससे पहले मैं संगीत ही सीखता था। और तबला भी शायद मेरी उम्र होगी 7-8 साल की, उस टाइम पे 10 साल की होगी। तो दादा बोले कि नहीं, इसका इंटरेस्ट तबले में तो नहीं है, जबकि मेरी फिंगर्स वगैरह बहुत अच्छी थी तबले की, और वो सब बोलते थे कि तबला अच्छा बजा सकते। अभी बजाते हैं आप? मैं बजाता हूँ तबला, क्योंकि उन्होंने सिखाया था। वो तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में बजाता हूँ, संगत करता हूँ, मतलब वैसे बजाता हूँ। मैंने संगत कभी- के लिए? हाँ, मैं संगत के Performance लिए के बजाता हूँ। लिए? ऐसे तो मैं कम से कम 8-10 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, अच्छा अच्छा, अरे अभी बता दीजिए, बता क्योंकि दीजिए। मेरे को मजा ये मैं तो सारे मंगवा लेती आज अगर मुझे पता होता। नहीं, मैं मेरा ये रहा लेकिन जीवन में कि ये मेरे स्ट्रगल टाइम की बात थी। मेरे एक फ्रेंड थे विवेक माथुर, उनके इंस्टीट्यूट में हम लोग सिखाने जाते थे, तो वहाँ पर ड्रम भी था, ड्रम सीखा, हारमोनियम भी था, हारमोनियम बजा लिया, कीबोर्ड बजाने लग गए, गिटार थोड़ा बहुत बजाने लग गए, वायलिन तो अपना है ही, तो ऐसे करके बजाने लगा। मैंडोलिन में बजा लेता हूँ वायलिन के आधार पे थोड़ा सा ट्यून करके, तो वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट मैंने वायलिन ही रखा, क्योंकि एक सादो सब सदेंगे। सब सादे और सब सादो सब जाए, ये पक्की बात है। और नॉलेज जरूर होना चाहिए, हाँ। पर आप उसके पीछे लग मत जाओ। तबला मेरे को बजाना आता है, क्योंकि मैं वही परिवार 6 में महीने का बच्चा था तब भी तबला बजा रहा था। तो खिलौना है हमारा इंस्ट्रूमेंट, घर में खिलौना है वो बच्चों का, तो सीखा भी, तो बजा लेता हूँ। बट प्रोफेशनल मैं नहीं चाहता कि मैं बजाऊँ कभी भी कहीं भी। मैं वायलिन पे ही कर लूँ, बहुत है मेरे लिए, इतना हो जाए मेरे से, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है बस वही। चलिए मालकोश में कुछ सुनाइए, कोमल स्वर वाले कुछ सुन ले दोबारा। तो मालकोस का एक बहुत ही प्यारा कंपोजिशन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लोगों को समझ में आएगा ये बहुत अच्छे से। बहुत सुंदर। तो ये मालकोस का बहुत ही प्यारा कंपोजिशन था, जो ट्रेडिशनल है बहुत ज़्यादा, और फिल्मों में भी लिया गया इसको रफ़ी मोहम्मद रफ़ी ने गाया। सामने गाया, लेकिन वैसे तो ये ट्रेडिशनल वैसे तो ट्रेडिशनल भजन है शायद। कितने राग आप बजा लेते हैं ये मुझे बताइए, क्योंकि आप जो भी राग बोल रही हूँ आप तुरंत शुरू हो जाते हैं। कितनी राग रागिनियाँ आप बजा लेते हैं इस? देखिए, राग जो होते हैं वैसे तो बहुत राग होते हैं, लेकिन जैसा कि हम संगीत को सीख रहे होते हैं जब, तो 10 थाट सीखते हैं हम, और एक थाट में से 448 राग बन जाते हैं। तो कोई भी राग जब हमारे सामने आता है तो हम बजा सकते हैं, अगर हमको 10 थाट का सीखा नॉलेज है तो। जी हाँ, और स्वरों का नॉलेज है। फिर राग की एक खासियत ये होती है कि उसका चलन, उसकी जो विशेषता, उसको विस्तार करना, प्रस्तुत करना आपको आना चाहिए। वो आपके गुरुजनों से आप सीखते हैं या फिर किसी का सुनते हैं। तो राग बजाना तब संभव है, तो पहले रियाज अच्छा होना चाहिए, वो रियाज से आपका हाथ में वो चीज़ निकल जाए, और उसके बाद में वो राग को आप समझ सके हो, पूरा उसका आप जानते हो तो बजा लें। अब क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया तो मैंने काफ़ी कोशिश की है, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ राग मैं ऐसे सीखूं, और अभी मेरी कोशिश भी है, क्योंकि मुझे भारत सरकार की स्कॉलरशिप भी मिली, तो इसी बात पे मिली कि मैंने जो पुराने बंदिशें हैं उस पर मैंने शोध किया, तो मुझे छात्रवृत्ति मिली हुई है भारत सरकार से भी। तो उसमें जो पुरानी बंदिशें मुझे पसंद आती हैं ज़्यादातर, जो लोग अब कम बजा रहे हैं, तो मैंने कोशिश की थी, जैसे यमन की कुछ बंदिशें हैं मेरे पास जिसका वादी संवादी स्वर पे ही सम आता है,
जैसे यमन का गा वादी और नी संवादी है, तो उसकी बंदिशों के जो जैसे सम है वो निशात पे आएंगे। जैसे मान लीजिए मध्य लेगा, अब ये सम है नी पे, और अगर द्रुत ले तो ये है बंदिश। और मालगुंजी एक राग है जिसका बहुत फेमस सॉन्ग भी है, लेकिन बहुत कम लोग बजाते हैं उसको। वो तो इस पे भी एक बंदिश है। तो ऐसे काफ़ी राग है, ऋषभ प्रिया है, बहुत राग हैं। जो लोकम, कलिंगड़ा है, कलिंगड़ा को बिल्कुल भैरव के बिल्कुल सब्स्टिट्यूट माना जाता है। तो इस तरीके की भी कई राग हैं। तो राग तो मुझे जो सारे आते ही हैं काफ़ी, जो प्रचलन में हैं, यमन, बिहाग, मालकोस, जोग, बहुत हैं। हंसध्वनि है, हंसध्वनि भी साउथ का राग है। और चारुकेशी, किरवानी, पूर्या धनाश्री। पूर्या धनाश्री की एक बंदिश सुनाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बंदिश है और बहुत फेमस है, बिल्कुल थोड़ा लाइट अंग कह सकते हैं उसको। पायलिया जनकार मोरी पायलिया जनकार। तो ये एक बंदिश है। तो इस तरीके से काफ़ी बंदिश है, काफ़ी राग हैं। बागेश्वरी है, रागेश्वरी है, भैरव है, आही भैरव है, नट भैरव है, भैरवी है, बैरागी भैरव है, मॉर्निंग की भी तोड़ी है, मियाँ की तोड़ी है, और शुद्ध कल्याण है, भीम पलासी है, वृंदावनी सारंग है। बहुत राग है, बहुत सारे राग है। तो सीखे हैं और कोशिश किए गए उसको बजाते रहें। और हाँ, ये कह सकते हैं कुछ उनमें से कुछ एक राग होते हैं जो आपके बहुत प्रिय होते हैं, 2-3 राग जिनको अपन कहते हैं। उसमें जोग है, मेरा बिहाग है, और चारुकेशी है, यमन है, भैरवी है, और इस तरीके के काफ़ी राग हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। और मेरे गुरु एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, पंडित आदरणीय पंडित विजय जोग साहब के, राग या गाना या कुछ भी आपको बजाना, उससे पहले आपका रियाज उतना अच्छा होना चाहिए कि आप वो बजा सको, वरना कोई फ़ायदा नहीं है वो सीख के भी। तो ये भी एक बात है, ये मेरा ऐसा उनका कहना बिल्कुल सच है, ये बात भी है। तो राग तो आप सीख ही जाते हो सारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अगर वो शिक्षा उस तरीके से ली है तो उसका वो एक्सटेंड होता है अलग। भाई दूसरा राग सीखना, ठीक है यार, उसके सुर इधर से उधर हुए इधर से, क्योंकि हमारे गुरुजनों की यही खासियत है कि एक सुर से ही राग को बदल देते हैं वो लोग। जैसे अभी मैं ये चारुकेशी बजा रहा हूँ और एक सुर में ही राग बदल जाएगा। तो ये दरबारी हो गया, कोमल का अंदार कर दी, दरबारी हो गया। और उसका चलन, जो उसका स्टाइल है, वो रंजकता लेता हुआ जा रहा था, और ये गंभीरता रह गया। जब थोड़ा सा दुख का जब माहौल होता है ना, जी तो यही धुन सुनाई पड़ती है। दरबारी शिव, दरबारी पूरा रंज। जी हाँ। तो राग का जो गुरुजनों ने बदलाव किया वो एक सुर से भी कर दिया, बट वो एक सुर को बदलना आना चाहिए, वो राग है, वो दूसरा राग है फिर आपके लिए। तो राग बहुत सारे बजा सकते हो आप, उसको बस उसका वो आना चाहिए, चलन आना चाहिए, उसका विस्तार आना चाहिए, उसका रूप आना चाहिए दिखाने के लिए कि यार ये है राग। तो ऐसे बहुत से राग हैं, बहुत राग हैं जो एक सुर में ही बदल जाते हैं। एक सुर आपने चेंज किया और वो राग बदल गया, लेकिन उसको पूरा दिखाना ज़रूरी है कि भाई ये अलग ही है बिल्कुल। तो ये मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि ऊपर वाले ने फैस बनाए ना इंसान के अलग अलग, ऐसे ही संगीतज्ञों ने राग बनाए, सब सारे अलग दिखेंगे आपको, सुर वो ही है साथ, सारे गामा पता नहीं सा नहीं, कोमल और शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन तीसरा वर्ड नहीं है, वर्ड 7 ही है, सारे गामा पदा नी सा,
इसके अलावा वर्ड दूसरा नहीं है, दा मा भा पा, ये मतलब जो संगीत के पा और मा है वो है, लेकिन बाकी वैसे नहीं है। तो उसमें भी लेकिन हजारों लाखों राग हैं। तो ये कमाल है, बस ये गुरुजनों का कमाल है, वो समझ में आना चाहिए। वो जब आएगा जब अपन सीखेंगे, किसी अच्छे गुरु से सीखेंगे, बजाएंगे, तो फिर आएगा ये चीज़। बाहर लोग क्या पसंद करते हैं जब विदेशों में जाते हैं? विदेशों में शास्त्रीय संगीत को ज़्यादा महत्वता है, क्योंकि वो उनका खुद का वेस्टर्न म्यूजिक वो लोग बजा रहे हैं खूब, और उनको ये लगता है कि नया क्या है। क्योंकि देखिए एक स्टाइल है हमारे भारत का जिसपे मीण गमक होती है, तो ये है वो मेन चीज़। ये मारवा मैंने बजाया। तो ये मीण द्वारा बजाया है, तो ये गायकी अंग कहलाएगा, बस की सीटिंग भी थोड़ी अलग हो जाएगी फिर। तो ये गायक के अंग है, तो वो इस स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वायलिन तो उनका बजा रहे हैं, वो वायलिन तो या तो पूरा बजा देंगे। तो ये तो उनका वेस्टर्न स्टाइल है, कि जो हमारा ये है ना, ठहराव है हमारे इसमें, लगता है हाँ यार ये कुछ बजाया है। तो इसको वो पसंद करते हैं, वो शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। और यही वजह रही जब आदरणीय पंडित रविशंकर साहब, उस्ताद अली बकर खान साहब, शिव कुमार जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी साहब, जाकिर भाई, भिकू विनायक राम जी, ये लोग जब वहाँ बसे कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, तो भारत का शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छे से दिखा, जिसमें सबसे अव्वल सबसे प्रथम तो पंडित रविशंकर साहब हैं। उन्होंने, वो सच्चे भारत रत्न हैं असल में, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरी दुनिया में दिखाया, और उसको हम लोग आज फ़ायदा उसका हम उठा पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑडियंस तैयार की, वहाँ पर लोगों को तैयार किया कि शास्त्रीय संगीत को सुनो, शास्त्रीय संगीत क्या है। तो मैं अगर ये बात इस तरह से समझूं कि ये चीज़ बाहर तैयार हो गई, लेकिन हमारे यहाँ दर्शक और श्रोता हमारे यहाँ वो सिक्स जनरेशन नहीं बनना चाहते ना, 6 साल वाला जो संगीत है वो पसंद करते हैं वो लोग। नहीं, लेकिन कुछ मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं, कोशिश है, करिए, कोशिश है हमारे। आज आप यकीन कीजिए, और आप जानते भी हैं, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं से आए हैं। कोई बच्चा है जो ऑफिस में काम कर रहा है और वो IT का बंदा है, इंजीनियर है, वो मेरे पास आया, मुझे वायलिन सीखना है, ठीक है भैया आओ, वायलिन सीखने आए। तो अब मेरे पास आए तो मैं तो शास्त्रीय संगीत का कलाकार हूँ, गाने वेस्टर्न सब बजाता हूँ मैं, लेकिन पहला तो मेरा शास्त्रीय संगीत है। वो बच्चा ये सोच के आया था कि मुझे एक प्यार का नगमा सीखना है या गाना सीखना है, लेकिन जब वो आता है और 2-3 महीने रहता है तो वो कहता है यार ये तो अलग ही चीज़ है सर, ये तो मुझे सीखना है। तो ऐसे करीबन नहीं तो 10 से 20 बच्चे हैं मेरे पास, जिनका प्रोफेशन IT है, जिनका इंजीनियरिंग, कुछ अलग अलग है, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत सीख रहा है अच्छे से। तो भले ही अगर वो परफॉर्मर ना बन पाए तो बड़े एक अच्छे ऑडियंस बन जाएंगे, और परफॉर्मर तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि वो मेरे पास आए तो परफॉर्मर तो बनेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये होता है कि जैसे बच्चा सीखने आता है, हम परफॉर्मेंस शुरू करा देते हैं उनके, कहीं ना कहीं छोटा मोटा बजाया थोड़ा साथ पे या अलग से, तो परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं वो लोग। तो वो लोग दे रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैंने एक बार पंडित मजूमदार जी जो बांसुरी वादक हैं उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि स्कूल में ही बचपन से संगीत की शिक्षा देनी चाहिए, चाहे उनको आगे संगीत में जाना है या नहीं। वजह क्या बताई कि तानसेन नहीं बन सके तो ना सही, कानसेन तो बनिए। बिल्कुल सही। और उनसे ये शब्द मैंने सुने थे, कानसेन, तो मुझे बहुत मजा भी आया, लेकिन उनकी बात सच में बहुत अच्छी है। वही मैं बोल रहा था, अगर हम सुनेंगे ना, जब सुनने वाले तो बन जाएंगे ना, क्योंकि आज सुनने वालों की तो कमी है। जो संगीत की जो महफिलें या जो स्टेज पे शोज हो रहे हैं उसमें लोग सुनने ही तो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनको रील स्क्रॉल किया, देन शो आ गया, आर्टिस्ट आ गया, तो वो क्यों जाएंगे। देखिए आर्टिस्ट तो अब तैयार हो रहे हैं, आप जैसे लोग हैं और आपने इतने आर्टिस्ट तैयार किए हैं, पर श्रोता नहीं है, श्रोता नहीं है। तो लेकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि मेरा तो वही है कि भाई अगर मैंने एक बच्चे को सिखाया तो उस बच्चे के साथ पापा मम्मी आएंगे, बहन भाई आएंगे, दादा दादी आएंगे, 6 लोग तो उसके श्रोता पक्का है, पक्का आई है। तो आप उन बच्चों को मौका दो, और जब वो 6 लोग आ जाएंगे और उनको आदत लग जाएगी, ये एक व्यंजन है, आप उनको खाना शुरू करा दो, जब उनको आदत लग जाएगी तो फिर वो वही खाएंगे। देखिए हमारे शास्त्रीय संगीत की प्रॉब्लम क्या हो गई है भारत में, हम परोसना नहीं जानते। भूखा जब इंसान होता है और उसको जो परोसोगे वही खाएगा वो,
हम अगर शास्त्रीय संगीत परोसेंगे तो वो शास्त्रीय संगीत ही लोग पसंद करेंगे। हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत परोसना ही कम हो गया, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजर बोलता है सर ऑडियंस तो आती नहीं। अरे भैया नहीं आने दो, 10 तो आएंगे। सर वो इतना वो स्पॉन्सर नहीं मिलते, ठीक है ना, छोटे मोटे में करो, जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़े आर्टिस्ट को बुलाया जाए, लेकिन शास्त्रीय संगीत करो। और जिन संस्थाओं ने किया था उन्होंने बंद कर दिया, अभी जयपुर में ही बंद हो गया है, कई बंद हो चुके हैं। जबकि वो अच्छा शोज करते थे। तो आप जब खुद ही बंद कर दोगे और आप खुद बोलोगे ऐसा नहीं होगा, मैं भी छोड़ दूँ फिर तो वायलिन बजाना, क्यों मैं 6 जनरेशन को, मेरे बच्चों को क्यों सिखा रहा हूँ? जब मुझे पता है कि इतनी दिक्कत है तो क्यों सिखा रहा हूँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, सफल हूँ मैं, तो मेरे बच्चा भी होगा, मेरे स्टूडेंट भी होंगे सब सफल, क्योंकि हमारा फर्ज हमारा है और दो लोगों का फर्ज लोगों का है। और दुनिया लौट के जरूर आती है। लोग जब थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सुनते क्लासिकल ही है। क्लासिकली है। और अभी तो एक चीज और है, शास्त्रीय संगीत जो है वो रॉयलों के लिए है, ये भी आप मान के चलो। जब 5,000 की ऑडियंस होती है वहाँ रॉयल नहीं होते। जब पाँच लोगों की ऑडियंस वीआईपी होते हैं, वो वीआईपी रॉयल होते हैं। तो मेरा ये मानना है शास्त्रीय संगीत सिर्फ वीआईपीओ के लिए है अभी, और जो वीआईपी बनना चाहेगा वो जरूर सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। तो मेरा ये मानना है, ये रॉयल म्यूजिक है, इस रॉयल म्यूजिक को वही सुनेगा जो रॉयल बनना चाहेगा, बाकी तो स्क्रॉल करते जाइए आप। अभी ध्रुपद समारोह हुआ था यहाँ पे, इतना बड़ा समारोह है, विदेशी कलाकार आते हैं और भारतीय संगीत वो सीखते हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं। लेकिन सच मैं कह रही हूँ, मुझे इतना दुख हुआ था उस हॉल में बैठते हुए, मैं क्या बताऊँ। सही बात। सीट खाली थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो वादक हैं इतने शौक से अपना देश छोड़कर आते हैं, यहाँ सीखते हैं सालों साल, अब वो स्टेज पर आकर बता रहे हैं कि मैंने क्या सीखा, तो सामने सुनने वाला ही नहीं। ये हमारे जयपुर में सबसे ज़्यादा है अमृता जी, मैंने बाहर ऐसा नहीं देखा है। मैं पूना, मुंबई, ग्वालियर, कर्नाटका में तो बहुत ऑडियंस होती है। ओ हो, कर्नाटका, साउथ में तो बहुत ऑडियंस होती है। मतलब साउथ में तो मैंने जितनी ऑडियंस क्लासिकल के लिए देखी है ना, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी। क्लासिकल को उन लोगों ने बहुत शास्त्रीय संगीत की ऑडियंस गजब होती है वहाँ पर सुनने वाली, गजब। यानी उतना ही गुजरात में भी देखा मैंने सुनने वाले, राजस्थान में नहीं है हमारे यहाँ। राजस्थान का म्यूजिक बहुत रिच है, लेकिन राजस्थान में सुनने पाश्चात्य प्रभाव ज्यादा लगता है। लेकिन पाश्चात्य में भी देखिए उनका भी एक अपना क्लासिकल है, आप उनके क्लासिकल को भी नहीं सुनते हैं। म्यूजिक सारे बढ़िया होते हैं, म्यूजिक सारे बढ़िया होते हैं, लेकिन जो हमारी धरोहर है उसको प्रमोट करने में हमारा क्या जाता है। बिल्कुल। आज सर से बात हो रही थी तो सर बोले कि शास्त्रीय संगीत हम चाहते हैं, तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है रॉयल चाहिए मुझको कुछ, सीधी सी बात है। संगीत को अगर वो रॉयल बनाना चाहते हैं अनुराग सर, तो वो रॉयल म्यूजिक की अगर उन्होंने बात की, शास्त्रीय संगीत की बात की, तो उसके मतलब उनको लगता है कि रॉयल म्यूजिक सब बहुत बढ़िया है। मैंने क्या बोला, वित्तोवियन का भी हमारे से दोस्ती है म्यूजिक की, तो सबसे लड़ाई किसी से नहीं है हमारी, म्यूजिक सबका एक है। लेकिन अपनी चीज छोड़कर नहीं चल, हमारी चीज को छोड़ना है वो, जिसको हम रॉयल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि थेरेपी है, बीमारी दूर करती है, बारिश करती है। हमारे म्यूजिक में जो है ना, ये तो सुकून है, संस्कृति बचाती है, तहजीब सिखाती है, वो कहाँ है? सिर्फ शास्त्रीय संगीत। अभी आपने इसको बोला ना थेरेपी, 1 महीने पहले IIT मंडी में एक रिसर्च हुआ है इसी, उन्होंने 2 राग, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से 2 राग बताए हैं, वो 2 राग बीमारियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि उससे ट्रीटमेंट। वो उन्होंने 2 राग बताए, मैं आपको 100 राग बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे कफ जनित है ना, पित्त जनित, हृदय रोग के लिए, कर्क रोग के लिए राग हैं, बाकायदा राग है, सभी मतलब सभी बीमारियों के लिए राग है, सोचिए आप। और ऐसा सिद्ध भी हुआ है, दरबारी कांगड़ा सुन करके एक लेडी कोमा से बाहर आई है कलकत्ता में। ये तो इतिहास है, आप पढ़ लो, आप देख लो, वो यूट्यूब पे वीडियो भी है। वो तो डॉक्टर ने बस लगाया था दरबारी कांगड़ा और वायलिन पर एन राजन जी का, और वो बस बजाया और वो कोमा से बाहर आई। वो ये तो अभी की बात है, लेटेस्ट 3 साल 4 साल पहले की। तो ये तो पद्धति तो हमारे बहुत पुरानी है। तो हमारे संगीत में सब कुछ है। आप सोचिए, जब आप कह रहे थे ना मज़ा आ रहा है, मज़ा क्या होता है, क्या निकला यहाँ से? कुछ दिखा अपने को? सिर्फ सुना हमने। तो वो क्या है? वो आपकी तरंगे हैं संगीत की, जो संगीत से स्वर है, वो तरंगे हैं जो आपके शरीर से, कोशिकाओं से मिल रही है ना, जो अपने दिमाग में चल रही है, वो जुड़ रही है उससे, और वही रोंगटे खड़े करती है। रोंगटे क्या खड़े करती है? कुछ को मारा अपन ने, टच किया, वो रोंगटे खड़े करती है। तो वो संगीत के स्वर अगर सच्चे लग गए तो रोंगटे खड़े हो गए, उसको कहते हैं रोंगटे खड़े करना। मतलब सच में कई बार ना कुछ धुन ऐसे सुनते हैं ना कि अगर चुपचाप सुन रहे हैं तो थोड़ी देर में आंसू बहने लगता है कि क्या बजा दिया। हाँ, आंसू वो कहते हैं ना पत्थर पिघलाने वाले बात, तो वो पत्थर ही तो पिघल रहा है, पत्थर ही तो हम जो पिघल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं हमारे। और बारिश होने का मतलब ये नहीं कि बारिश हो गई, आपके आंसू से, आपके आंखों से आंसू निकल गए तो भी बारिश ही हो गई ना। आपके दिल में अगर सुकून मिल गया तो भी बारिश हो गई। बारिश अलग तरीके की होती है ना,
एक अच्छी बारिश, एक हाँ जी। बाढ़ वाली बारिश, वो बारिश ही है और राग का प्रभाव है। जरूरी नहीं कि आसमान से पानी टपके। तो संगीत का तो प्रभाव है और रहेगा, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि नए गाने खराब आ रहे, नए गानों में भी है प्रभाव, क्योंकि वो दिल से बनते हैं, दिल से गाए गए हैं, तो अच्छे लगते हैं, वो अच्छे होते कुछ द्रुत में सुना दीजिए मुझे। हैं। जरूर। तो शाम का समय होता जा रहा है, तो मैं आपको फिर शाम का ही सुना देता हूँ, क्योंकि वो पूरे दाना श्री अब आ गया दिमाग में यहाँ। किरण बहुत सुंदर। थैंक यू। तो ये प्रियदर्शी का एक लास्ट वाला द्रुत गत्ता झाले के साथ। तो ये हमारी संगीत की जो भी अपन कहते हैं राग, जो भी है, बस वो आपके रियाज में होना चाहिए। तो कोई भी राग और आपके मन में होना चाहिए, उसकी पूरी रूपरेखा होना चाहिए, जो आप सीखे हो अपने गुरुजनों से, तो उसकी पूरी रूपरेखा संगीत की होना चाहिए आपके पास। हाँ, मैं वही देखती हूँ कि आप जब भी जहाँ भी बैठते हैं, आपको जब भी बोला जाए तुरंत शुरू कर देते हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता है, तैयारी नहीं करनी पड़ती, आपका मन हमेशा तैयार रहता है। वही बस अंदर की तैयारी मैंने बोला ना कि 24 घंटे चिंतन रहना चाहिए उस चीज का, जो भी आपका। आप उसी में डूबे रहते हैं। तो मेरे पापा बोलते हैं हमारा जो म्यूजिक है वो फौजियों जैसा है, कि अगर कोई रात को 2 बजे भी उठा के बोले ना बजाओ, तो वो वैसे ही बजना चाहिए जो दिन में बजाया आपने। मतलब जो आपकी एनर्जी के साथ, सोते हुए भी आप ऐसे ही बजाओ, तब तो आप कलाकार हो, नहीं तो नहीं है। और हमेशा तैयार हो। कोई बोलता है अरे यार कल प्रोग्राम है और यार रियाज ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं है रियाज, क्यों नहीं किया आपने, क्या करते हो आप? कल अगर प्रोग्राम है तो कल का रियाज क्यों नहीं है? रियाज तो रोज होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि 1-2 दिन चाहिए, क्यों चाहिए? आप तो बोलो कल करना, परसों करना, आज करना, क्योंकि आप तैयार हो। फौजी थोड़ी ना बोलेगा कि मेरे को यार आज नहीं कल भेजना सर से नीचे बॉर्डर पे। कई बार कहते हैं आज मूड नहीं है। हाँ, नहीं मूड नहीं होता, आज मूड नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि म्यूजिक जब आप स्टेज पे होते हो तो कोई नहीं पूछता आप क्या बीमार हैं, क्या है, वो वही चीज़ है। मूड कुछ नहीं होता। और मूड तो वो है जब आप बैठे और 2 सुर छिड़े, तानपुरा शुरू हुआ, तो बस फिर तो आप रम गए, फिर भूल गए आपके कल क्या होना है। बिल्कुल भूल जाते हो आप सब चीज़ें। संगीत एक ऐसी चीज़ है, सब भूल जाता है आदमी। संगीत ही एक ऐसी चीज़ जिसमें सब भूल जाते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा जादू जिसको अपन कह सकते हैं, सुनने वाला जादू। संगीत के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कुछ चीज़ मुझे संगीतज्ञों की कई बार अखरी है। जैसे? अब मैं बता रही हूँ और वो मैंने खुद देखा है। अच्छा बड़ा समारोह था, उसमें बड़े कलाकार भी थे, छोटे नए कलाकार भी थे। साथ में प्रस्तुति नहीं थी, आगे पीछे थी। बड़े कलाकार, कुछ उनकी प्रस्तुतियाँ पहले थीं, और वो चीज़ मुझे मतलब आज तक मुझे आंखों में घूमती है और बहुत दुख होता है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, नीचे आकर बैठे सामने, मतलब ऑडियंस में आगे की सीट में। 2 मिनट बैठने के बाद जब वो नया कलाकार बजा रहा है या गा रहा है, वो उठकर बाहर आ गए। और वो चीज़ मुझे, उनका इंटेंशन दिख रहा था,
बाहर आए मीडिया उनके साथ निकल जाती है, कुछ और लोग जो उनके प्रशंसक है वो भी किसी को ऑटोग्राफ चाहिए, किसी को फ़ोटो चाहिए, सेल्फी चाहिए, इस तरह से फिर मीडिया आती है तो बाहर इंटरव्यू ले रही है। जो मंच पे प्रस्तुति दे रहा है उसके लिए ऑडियंस तो अच्छी है ही है, लेकिन उसको लगता है कि जो मुझसे बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं, संगीतकार हैं, अगर वो मुझे सुनते हैं ना, हाँ, वो स्मरण, उसका स्मरण होता है। मैंने बोला जैसे कि मेरे तो सामने बहुत खुशी तारा होती है। देवी जी थी तो मेरा वो जिंदगी का यादगार है। तो मैं बताऊं, वही लोग इंटरव्यू में बोल रहे होते हैं कि युवा कलाकार शास्त्रीय संगीत से दूर हो रहे हैं। वही लोग जो ऐसी हरकत करते हैं ना, और ये वही लोग बहुत बड़े-बड़े युवाओं नाम को- हैं। युवाओं को पीछे धकेलते हैं, जबकि वो अगर तुम ही सपोर्ट नहीं करोगे। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, और मैं बहुत यंगेस्ट से कर रहा हूँ ये काम, 10 साल 12 साल से कर रहा हूँ। मैंने बहुत यंगेस्ट बच्चों से शुरुआत की है और मैं उनको मंच पे ला रहा हूँ, संगीत सिखा रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है ऊपर वाला, कि मैं शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दे रहा हूँ। और हर समाज से, ऐसा नहीं कि कोई संगीत घराने के बच्चों से बात हो। मैंने बताया ना आपको कि बिल्कुल अलग उनकी फील्ड है, अलग पढ़ाई है, अलग, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं। तो वो बढ़ावा कोई नहीं दे रहा है। आप सोचिए, हर राज्य में पद्मश्री पद्म भूषण आर्टिस्ट है, बहुत है। उनका क्या फर्ज बनना चाहिए कि जितने भी युवा कलाकार हैं उनको मंच दे और वो बोलें कि हमारे परफॉर्मेंस से पहले इनका परफॉर्मेंस रखवाओ 10 मिनट का, जिससे कि इनको एक ऑडियंस मिले। किसकी? आज मैं बहुत फेमस हूँ, मेरे नाम से 100 लोग आए, अगर वो मैं किसी यंग बंदे को बिठा लूंगा तो वो 100 लोग उसको भी सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक उस बच्चे के ये मौका तैयार नहीं करना है। होता, ये नहीं होता। बल्कि फर्स्ट स्टेशन में आ जाते कि यार ये यंग लड़का को मंच मिल गया तो तुम्हें जिंदगी में थोड़ी ना मिलेगा। और वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। और उस यंग बच्चे से उनके कोई पंडित रविशंकर भी दूसरे नहीं बन है। सकते हैं क्या? आप बताइए। स्टार वाले तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन पंडित रविशंकर दूसरे नहीं बन पाएंगे। वो वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन दूसरे नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। मतलब दूसरा वो खुद ही बनेगा जो हाँ, बनेगा। वो एक नया हाँ, वो कलाकार नया बनेगा। बनेगा। पंडित विजय जोग साहब एक ही थे, वो एक ही बन पाएंगे, वो दूसरा नहीं बनेगा, चाहे कितने हम उनके स्टूडेंट हो जाए। लेकिन दूसरा जब बनेगा वो अपना बनेगा। गुलजार अब गुलजार बनेगा, वो अपने जगह पर थे, मैं अपनी जगह पर हूँ। तो मौका दो, वक्त आएगा। जाकिर साहब ने खुद ने कहा कि वक्त आएगा और लोग बदलेंगे, लोग नए आएंगे। और टैलेंट बहुत है हमारे भारत में, सच बात है ये। और कमियां तो जो ये शुरुआत हमारे उन बड़े लोगों को ही करना पड़ेगी, अपने मंचों पर बिल्कुल प्रस्तुत यही मैं कह रही कर रहे हूँ। हैं। मैंने आपको देखा है अपने शिष्य के साथ बजाते हुए कई बार, जबकि गुरु कभी शिष्य के साथ नहीं करते हैं, संगत नहीं करते हैं। मैंने तबला बजाया ना, हाँ। 2-4 बार बजाया मैंने। हाँ बिल्कुल। नहीं, वायलिन भी आपके शिष्य आपके सामने बैठ, मैं दिशा और हमने दिशा, कलबंदी बजाई है, रिजवान, मैंने काफी बच्चों ने बजाया। दिशा गोस्वामी, हाँ, दिशा गोस्वामी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। अभी तो शायद मुंबई में है। वही है वो। हाँ, हाँ, उसको तो आप देखिए मेरे पास तो जो स्टूडेंट सीख रहा है, तो वो भी 4-5 बच्चे तो जॉब कर रहे हैं, वायलिन सिखा रहे हैं वो खुद भी। तो वो परंपरा बढ़ गई आगे। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती कि कई बार क्या होता है, संगीत घराने से जो बच्चे आते हैं ना, नहीं, या फिर वो अपने घराने के ही बच्चों को सिखाते हैं, जो बाहर के बच्चे होते हैं ना, मैंने क्या बोला आपको, मेरे तो आप जब देखेंगे ना, एक अलग दुनिया के लोग होते हैं सब। म्यूजिक फैमिली से तो मेरे बहुत कम ही है सीखने वाले, क्योंकि उनको तो फिर भी उनका घर मिल जाएगा। बाकी के जो लोग बाहर से आए उनको सिखाना है, उनको करना है। ये ईमानदारी बहुत कम कलाकारों मेरे में साथ है। है ये चीज़। जो और सब प्रतिष्ठित जानते हैं। कलाकार हैं वो ज्यादातर अपने घर के बच्चों को ही सपोर्ट करते हैं, और कई बड़े नाम हैं इसमें। बहुत है। कुछ के तो इंस्ट्रूमेंट ही बाजार में नहीं मिलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वो बजा रहे हैं या हाँ। आया है उन्होंने, तो वो बाजारों में। ताकि वो फिर बाहर कहीं कोई और नहीं पे आप जब आपने कोई चीज़ बनाई है, आप फेमस किया उसको, तो उसको मिलना चाहिए, दूसरे को भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। आज मेरे को वायलिन सीखना थी तो मैंने वायलिन खरीद के बना लिया, बजा रहा हूँ। तो ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट किसी को पसंद आ गया, फ्लूट वो कुछ भी, तो वो बजाए, उसको सीखे, वो होता ही नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है, ये कलाकारों की तरफ से ये कमी है। बहुत कमी है। तभी तो शास्त्रीय संगीत को और फिर आखिरी का स्टेटमेंट ये है कि युवा कलाकार वो मेहनत नहीं करते। क्यों नहीं करते? करते हैं वो। हर इंसान को एक वो चाहिए, एक स्टेज चाहिए। और वो ज़माना पहले तो बहुत सब्र वाला था कि मैंने 6 घंटे रियाज कर लिया। आज नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि आज एजुकेशन का है, उतना भारी हो गया मामला, परिवार है और बहुत सारी ज़रूरतें वाली चीज़ें हो गई। हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था तो हमने कर लिया। अब बच्चों के पास मोबाइल भी है, सब कुछ है, पढ़ाई भी है। पढ़ाई उतनी नहीं थी और इतने कंपटीशन नहीं थे, इतने एग्जाम्स नहीं थे। नहीं, पर उसमें भी जो बच्चे समय निकाल के सीख रहे हैं, क्लासिकल कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं तो उनको, कर रहे हैं। उनके सामने चुनौतियां ज्यादा है ना। बहुत चुनौतियां हैं, तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? बात ये है, बड़े जो लोग हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक जगह है, क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी बंद पड़ा है, सोचिए आप, जहाँ से युवाओं को छात्रवृत्ति मिला करती थी। कैसे सीखेगा बच्चा?
कैसे सीखेगा? अभी कॉलेजों में एडमिशन ही नहीं हुआ उन बच्चों के, क्योंकि सही है। वो बाहर गांव से आए थे, तो बोले तुम रहोगे कहाँ, तुम्हें रेगुलर तो आओगे नहीं यहाँ सीखने, इसलिए एडमिशन नहीं हुआ। आप सोचिए ये चल रहा है, क्यों भाई? तो इसको कौन सुधारेगा? एकेडमी की स्थिति तो बहुत खराब है। राजस्थान की क्या सारी किया जाए? एकेडमी, आप क्या किया ललित जाए? कला एकेडमी की हालत बंद देखिए, पड़े। सारी सिंधी क्यों एकेडमी, बंद पड़े भाई? उर्दू एकेडमी, जो भी क्यों चीज़ें बंद पड़े हैं हम बताओ? और हमारे बराबर के पड़ोसी राज्य देखो आप, यूपी और एमपी बहुत अच्छा है, MP तो शानदार। बहुत ही शानदार। तो हमारे असम में क्यों नहीं है? हम क्यों कर रहे हैं संगीत की सेवा? आज हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंटों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो वो बेचारे संबल मिलता ना उनको, बंद पड़ी है। आज मुझ जैसे कलाकार को पूरे भारत में सम्मानित किया गया है, अवार्ड मिले हुए हैं। भारत सरकार की स्कॉलर हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मुझे राजस्थान से कोई अवार्ड नहीं मिला, राजस्थान सरकार से। सोचिए आप क्या कह सकते- बहुत मुझे लगता है कि ये राजस्थान क्या कहें? आ गया कि ऐसे कलाकार हमारे सोचिए यहाँ हैं। मतलब एक बायोडाटा है, सब कुछ है, लेकिन राजस्थान सरकार से कोई अवार्ड नहीं मिला। सरकार से, प्राइवेट संस्थाएं वो देती हैं, भारत सरकार दे रही है और तो राजस्थान सरकार ने नहीं दिया। सोचिए आप, ये सरकार को बात अभी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह से मिला है सम्मान, सब जगह से अवार्ड्स मिले हैं। ये हमारी एकेडमी की स्थिति तो हमारे राजस्थान में नहीं है। और जबकि संगीत हमारे यहाँ पता नहीं कब से है, रेत के धुलों में। आप सोचिए ममता जी, हम जयपुर से बाहर कहीं शो करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे आप जयपुर से आए, जयपुर इतना मतलब नाम। और हम जब वहाँ वही राजस्थान और संगीत, मतलब लोग एक सुर, एक धुन सुन के ही समझ जाते हैं राजस्थान का है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर वो चीज का मतलब वो नहीं है, सम्मान नहीं है। सम्मान कह सकते हैं, बिल्कुल सम्मान नहीं, सोचने वाले। मैं एक बार बन्नो बेगम जी से मिली थी। हाँ, ये हमारे राजघराने की गायिका रही है। बिल्कुल। ये जब हमारी राजमाता जी थी, जी जी, राजमाता गायत्री देवी, गायत्री देवी जी, उनके पुत्र के विवाह, उनके पुत्र के जन्मोत्सव में उन्होंने गाया था। उसका मुझे उन्होंने किस्सा बताया। फिर जो राजमहल में जब संगीत होता था, दिवाली या होली, पूर्णिमा, अमावस्या, हर के क्या पोशाक होती है, उन्होंने मुझे पोशाकें भी दिखाई थी। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैं उनसे मिल पाई, क्योंकि राजघराने में जिन्होंने संगीत की प्रस्तुतियाँ दी हों, बहुत बड़ी बात। क्या अदब था, कैसे करते थे, उन्होंने सारा बताया था मुझे। और उनकी जो पोशाक थी कुछ एक मुझे दिखाई थी। उन्होंने एक टीन के बक्से में, लोहे के बक्से में उनको सबको समेट के बहुत संभाल के रखा था। उनमें जो जरी थी ना, सोने की जरी। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, राज घराने में संगीत कितना बड़ा होगा कि मथुरा वालों की हवेली घाट गेट पे जो है, आज वो मेरे ख्याल से 5-7 ज़्यादा ही 10-12 एकड़ में है। वो राजा ने उनको दान में दी थी, मतलब दिया था कि आप संगीतज्ञ हो, आप मथुरा से आए हो तो आप यहाँ रहो, और वो तामपत्र पे लिख के उनको दे दी। सोचिए आप, किसी कलाकार को राजा एक महल दे दे, हवेली आज तो महल ही है वो। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्षेत्र। बहुत बड़ी बात है मतलब ये। और हमारे देख लीजिए कितना लोग कर रहे हैं, क्या ये कर रहे बात मैंने इसीलिए छेड़ी है कि जो राजा महाराजा थे यहाँ पे, हैं। उस टाइम पे सही था, उन्होंने हाँ संगीत को बहुत कला और संगीत ज्यादा बहुत अच्छा सम्मान दिया, बहुत ज्यादा। उसको स्थान दिया और उसको बहुत जयपुर प्रमोट। राजघराना गुड़ीजन खाना था यहाँ गुड़ीजन पर। खाना था। हमारे यहाँ पर अब तो वो सब चीज गई। तो वही है कि अगर अब राजतंत्र से हम लोकतंत्र में आ गए हैं, तो वही उसी तरह की व्यवस्था नहीं है। मिलती जुलती सरकार को जरूर करनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर कुछ आप लोग इस पे आवाज उठाएं, मिलकर आवाज। कलाकार का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है ना, वो ये है कि आवाज तो वो उठा सकता है, लेकिन वो जो भी सच्चा कलाकार है, मैं सच बता रहा हूँ, वो बेचारा ये सोचता है कि मुझे मेरे संगीत से मतलब है, जो मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। उसका एक ध्येय ये होता है कि मेरे सच्चे सुर मुझे मिल जाएंगे, मेरे लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो वहाँ जाके, अब ये जो चीज़ें हैं वो या तो इस पद पे पहुंच चुके हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पद्मश्री मिल जाए तो मैं तो सरकार को सोने नहीं दूंगा। सच में मैं कहूंगा कि भाई ये आपने मुझे दिया है तो मैं अब आपका गवर्नमेंट का आदमी हूँ, और अब आप मेरे यंगेस्ट के लिए कुछ करो। जितने भी यंगेस्ट हैं, आपने संगीत नाटक अकेडमी क्यों बंद कर रखी है? आप छात्रवृत्ति शुरू करो, आप दो उन बच्चों को, संभल दो उनको बच्चों को। आप कॉलेजों में ये व्यवस्था करी है कि जो बच्चे रह नहीं सकते तो उनके लिए क्या कुछ अरेंजमेंट है क्या, कोई हॉस्टल का? अगर वो गाँव से कहीं आए सीखने यहाँ पर संगीत को, तो वो कहाँ रहेंगे बेचारे? आप सबके हॉस्टल है, संगीत वालों का कोई हॉस्टल है क्या आज तक? तो ये तो मेरे को अभी पता लगा जब मैं कुछ एडमिशन के उसमें दौर में घुसा कुछ किसी के लिए, तो मुझे लगा कि तो बहुत गलत चीज़ है।
हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे, कहाँ सीखेंगे? वही बात है कि संगीत को बहुत हल्के में ले लिया कि ये तो चलते हाँ, फिरते कोई भी लेकिन अभी कर लेगा। वो लोग तो आवाज उठा ही सकते हैं ना, जो इस पद पे बैठे हैं, उस जगह पे बैठे हैं, जिनका एक डायरेक्ट कनेक्शन है उन लोगों से, वो तो, और वो उनकी बात मानी भी जाएगी। मुझे लग रहा है जैसे राजस्थान में ही बहुत सारे पद्मश्री, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा है। संगीत के आप फील्ड से राजस्थान ही तो हैं, बहुत आप दूर की बात कर रहे हैं, जयपुर में भी होते हैं, संगीत में भी है संगीत और में है। दूसरे भी फील्ड से है। बहुत है। आवाज तो कोई भी उठा सकता है। आर्ट है, ये तो आर्ट फॉर्म। हाँ, कोई भी आवाज उठा और ये तो सकता अपने है। संगीत की बात करें, क्योंकि हम संगीत को जानते हैं। आप, हो सकता है ये और चीजों में भी हो, चित्रकारी में भी हो, और फॉर्म में भी हो ये प्रॉब्लम, कि भैया तुम रहोगे कहाँ, सीखने तो आ गए। मेरे गुरुजी ने कहा मुझे कोलकाता में ललित सीखने कला गया। अकादमी की भी वही स्थिति है, सब अध्यक्ष वहाँ अभी 1.5 साल से नहीं है या उससे भी ज्यादा, ज्यादा टाइम हो गया, तो क्या कर सारी चीजें बंद पड़ी हैं, कोई भी काम तो नहीं हमारे है। राजस्थान में क्यों है ऐसा? वही तो प्रॉब्लम है ना, क्यों है? सारे अच्छे कलाकार तो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट बेचारे, कोई होटल्स में कर रहा है, कोई स्कूल में कर रहा है, और आपकी जहाँ सरकारी गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको डिग्री वाले बंदे चाहिए होते हैं। जबकि कला संस्थान जब बना, संगीत संस्थान जिसको अपन कह रहे हैं, तो राजा के द्वारा बनाया गया, और तब जो जितने भी वहाँ लोगों को रखा गया, वहाँ डिग्री वालों को नहीं रखा गया, वहाँ लायक लोगों को रखा गया। तो उसमें डिग्री क्यों जोड़ी गई? और अगर जोड़ी गई थी तो 2 सीट होना चाहिए थी, एक डिग्री वाले के लिए और एक कला जगत के लिए। ये 2 रूप होना चाहिए थे। एक आप रखते सच्चा साधक, जो गुड़ी जाने, उसने साधना से संगीत साधना, और एक बंदा वो रखते जो डिग्री, तो वो डिग्री पढ़ा देता, और जो साधना करके आया था वो संगीत सिखा देता। प्रैक्टिकल चीजें बता, क्योंकि जो पढ़ के आएगा वो तो संगीत जानता ही नहीं है ना, रेयर होता है, रेयर 0.1। नहीं बिल्कुल ये मैं चीज सच बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं इसलिए भी समझ रही हूँ कि मीडिया में भी यही चीज है। आप मीडिया में जो पढ़ाई करते हैं और फील्ड में आते हैं, फील्ड का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नहीं है, चीज है, प्रैक्टिकल में होना होना चाहिए ना। चाहिए। और आप जब ये विद्या सिखाने जा रहे हैं, संगीत को सिखाने जा रहे हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल ही चलेगा। कितना बोल लोगे आप? बजाना तो पड़ेगा आपको, बिना बजाए तो बात बनेगी नहीं संगीत तक की। ये हाँ, बात है। संगीत का ज्ञान देना वो ठीक है, उसके लिए डिग्री चाहिए, लेकिन जब आप संगीत सिखा रहे हो, सुर पकड़ा रहे हो, गाना सिखा रहे हो या बजाना, वो जिसने प्रैक्टिकल किया वही बता पाएगा। तो दो तरीके का रखो ना आप। जब इस कला संगीत संस्थान का नाम पहले कला संस्थान था 1950 में, जब राजा ने शुरू किया जयपुर राजघराने में, तो किशन पोल की बिल्डिंग दी गई, और जब हुआ तो वो उस जमाने में पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं सारे, सबको जितने भी पुराने लोग थे वो आए थे ऐसे कि भाई तुम इसके लायक हो, इसमें आप काम करो, तो वो कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने वो एजुकेशन सिस्टम शुरू कर दिया, उसको एजुकेशन से जोड़ दिया, अच्छी बात है। बट आपने जो लायक थे उनको तो रखना ही बंद कर दिया। हाँ, उनके लिए रास्ता होना कर रहा चाहिए ना कि जो वो जितने भी बड़े बुजुर्ग हो गए जिन्होंने संगीत को, अब जैसे मान लीजिए बहुत पुराने कलाकारों में जिनको पद्मश्री या पद्म भूषण नहीं मिला, तो क्या वो उस्ताद नहीं थे? उनके तो नाम पकड़ पकड़ के लोग पद्मश्री कान पकड़ रहे हैं उनके नाम लेके, तो वो तो पद्मश्री से बड़े हुए। ये तो एक सम्मान है, आपको मिला, आपके काम पे मिला, लेकिन उस सम्मान को आप प्रस्तुत तो करो। सम्मान मिलने का मतलब होता है, मैंने जब सबक प्रोग्राम शुरू किया या जब मैंने एकेडमी शुरू की, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी कि जो स्ट्रगल मैंने किया है वो और लोगों को स्ट्रगल नहीं करना पड़े। और मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये बात यह है कि काफ़ी लोगों को मैं फ्री सिखाता हूँ, काफ़ी लोगों को मैं इंस्ट्रूमेंट दे देता हूँ, सिखाना नहीं, इंस्ट्रूमेंट भी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत मुश्किल है। तो क्या हो गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता उसमें। मेरे घर पे लोग रह के गए हैं, सोचिए आप, रह के। अच्छा, जैसे पहले गुरुओं के हाँ, आते थे वैसे। अभी लास्ट क्लास तक, अभी ये 1 साल पहले तक की बता रहा हूँ मैं आपको, पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। मेरे घर पे अभी तक लोग रहते हैं, आज भी कोई आएगा तो रहेगा वो, कि अगर जैसे कोई अजमेर से या दिल्ली से बम्बई से आएगा कि सर हम कहाँ रहते हैं, तो वो मेरे घर पे रह भैया तू। अच्छा, तो आप हाँ। उनका भोजन, रहने की व्यवस्था सब। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और ये जानते हैं, जो खास लोग हैं वो जानते हैं इस बारे में। और आज वो बच्चे नौकरियों पे लग गए हैं, बढ़िया मकान ले लिया उन्होंने जयपुर में, अच्छा काम कर रहे हैं वो। सोचिए, मैं तो यंग हूँ, मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है अभी। ये काम मैंने मतलब 22 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। वायलिन खरीद के दे रहा हूँ मैं, घर में रह रहे हैं वो हमारे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह, रो भैया सीखो। और लायक भी बन गए, भगवान ने काम कार में भी बना दिया कि जॉब भी कर रहे हैं। तो ये मैं अचीवमेंट मानता हूँ, तो इसलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने किया है। हाँ। नहीं किया होता तो मैं भी नहीं बोलता, तो मेरे लिए किया भैया। आपके एकेडमी से कितने बच्चे निकल चुके हैं? मेरे एकेडमी से अभी 6 लोग तो जॉब कर रहे हैं, और एक बच्ची जो बॉम्बे में है अभी, दिशा। इस वक्त कितने हैं? अभी 25-30 बच्चे हैं मेरे पास, 25 से 30 बच्चे हैं जो परफॉर्म करते हैं हर साल। सितंबर में हम उस्ताद काले खां साहब संगीत समारोह करते हैं, तो उसमें परफॉर्म करते हैं। और गुरु वंदन हम एक प्रोग्राम करते हैं गुरु पूर्णिमा पे,
आगे पीछे गेट पे, तो वो उसमें बच्चे परफॉर्म करते हैं। फिर हम बीच बीच में उनको दूरदर्शन पे, आकाशवाणी पे परफॉर्म कराते हैं, और बीच बीच में कई संस्थाएं भी हमें बुलाती हैं, तो उस पर भी बच्चे परफॉर्म करते हैं, और उनके एग्ज़ाम भी हम करा रहे हैं। 30-35 बच्चों को तो संगीत विशारद करा चुका हूँ मैं, और एमए कर रहे हैं कई कई बच्चे। और उस डिग्री से, उस डिप्लोमा से, उस म्यूज़िक से उन बच्चों के अमेरिका जैसे कॉलेजों में एडमिशन हो गए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए उनको। आप पढ़ के आए हो वो तो ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या करके लाए हो, और उस पर भी भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखे हुए हो, तुरंत आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये अचीवमेंट है हमारे, कोशिश। और ये मेरे नहीं, मेरे दादा के ज़माने से चला आ रहा है। आज मेरे दादाजी को गए हुए 34 ईयर्स हो गए, पर उनके एक शिष्य हैं भोपाल में, वो आज भी गुरु पूर्णिमा पे जयपुर आते हैं भोपाल से। अच्छा, गुरु के घर। गुरु के घर। ओह। तो क्या रहा होगा, और गुरु का स्थान और है क्या उन्होंने उनको सिखाया होगा, क्या उनका एक अचीवमेंट है। तो ये परंपरा हमारे है, आज भी है। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, तो मेरा मन इसलिए दुखी होता है कि अगर उस लायक मैं बन जाऊं, तो फिर तो मैं तो पता नहीं क्या करूंगा उन बच्चों के लिए जो सीखने आए। अब कोई बच्चा एडमिशन लेने आया, आपने उसकी फीस तो बहुत कम रख रखी है, लेकिन वो रहेगा का बच्चा, आपने वो तो सोचा ही नहीं। राजस्थान संगीत संस्थान या राजस्थान यूनिवर्सिटी या राजस्थान कॉलेज जो भी है XYZ, तो आप राजस्थान के बच्चों को तो रखोगे ना। बिल्कुल, ये तो बहुत अफसोस की बात यह भी है कि बाहर के यूपी MP के लोगों को जॉब पे रखा जा रहा है राज्य सरकार में, क्योंकि हमारे यहाँ लायक ही नहीं है। तो लायक कैसे होंगे जब हम लायक बनाने के लिए आपने मौका ही नहीं छोड़ा दिया, और जो लायक है उनको आप डिग्री वाला नहीं मानते हो। बहुत बड़ी विसंगति तो है। क्या करें इसके लिए, क्या बताए आप, क्या कर सकते हैं बताओ। हम हमारे स्तर पे काम कर ही रहे हैं, हमने सबक का एक मंच बनाया, वहाँ परफॉर्मेंस करा रहे हैं हम उन लोगों के, कि भाई कम से कम दुनिया उनको पहचानेगी। तो वही पहचाना लोगों ने, तो गए वो काम करने। सम्यक। मेयो कॉलेज भी जॉब कर रहा है एक बच्चा हमारा। अरे वाह, अजमेर में। तो ये अचीवमेंट है हमारा। बड़े बड़े स्कूलों में, जयपुर के बड़े प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े, सब में काम कर रहे हैं। गुलजार जी, आप एकेडमी की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चे अब आपके यहाँ सीख रहे हैं, आपकी जो लेगेसी है उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो अभी बच्चे क्या सीख रहे हैं आपके यहाँ पे? मेरे दिमाग में 2008 में, क्योंकि मैं बहुत यंगेस्ट था तब तो, और तब मेरे दिमाग में आया कि मैं संगीत कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे को इन बच्चों को, जो बच्चे भटक रहे हैं, मतलब जिनको सही स्थान नहीं मिल रहा सीखने का, तो कैसे किया जाए। तो अब क्योंकि ये कल्चर है कि आप कोई एकेडमी या कोई संस्था बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, एक एकेडमी बनाते हैं। गुलजार वायलिन एकेडमी की स्थापना मैंने 2008 में की और शुरू किया छोटा मोटा। और उस एकेडमी का हमारा कोई जगह प्लॉट नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी, हमने घर जाके सिखाना शुरू किया पहले। अच्छा, आप जाकर घर जाके सिखाना शुरू किया। कुछ स्टूडेंट के घर पे कुछ बच्चे आए, उसमें बच्चे काफ़ी ऐसे भी आए जिनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हमने कोशिश की इंस्ट्रूमेंट दिलाएं। कुछ लोग जुड़े भी, कुछ हमने हमारी तरफ से भी किया, क्योंकि मैं कमाने वाला था, मैं जॉब करता था और शोज करता था, तो कोशिश की, और फिर वो चलता रहा। पर सही मायनों में जो एकेडमी शुरू हुई वो हमारी 2021 में शुरू हुई प्रॉपर, जो सुभाष चौक पे हमने घर लेके शुरुआत की। अब वहाँ बच्चे काफ़ी सीखने आ रहे हैं, और आप अभी तक उसमें से 35-40 बच्चों को हम लोगों ने डिप्लोमा और ये करवा रखा है डिग्री राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा 7 से 8 बच्चे जॉब कर रहे हैं वायलिन में, और उसके अलावा एक बच्ची है जो अभी बॉम्बे में है, वो इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है, बजा रही है, कोशिश कर रही है। और ये हमारा एक चल रहा है चलन। दूसरा, जो बच्चे सीखते हैं उनको हम स्टेज भी करते हैं, जैसे हमारा एक सबक प्रोग्राम करते हैं हम लोग, उसमें फिर हमारी जो और भी संस्थाएं हैं वो जो हमको मानते हैं कि भाई इन बच्चों को जगह मिलना चाहिए, स्थान मिलना चाहिए, तो वो भी बुलाते हैं हमें समय समय पे, वो परफॉर्मेंस कराते हैं। तो उन बच्चों से थोड़ा सा उनके मन में ये रहता है कि हमने जो सीखा वो अच्छी चीज़ है, हमको पेश करने का मौका मिल रहा है, हमको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, हमको सम्मान मिल रहा है, हमको प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, तो उनको जीवन में आगे बढ़ा रहा है, और वो उसको रियाज करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं। तो वो एक एकेडमी कह लें या गुरु परंपरा का एक वो कह लें आप, वो सब चीज़ें जुड़ती गई हैं उन बच्चों की, और वो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। बहुत अच्छा। आपने इतनी मेहनत की अपने ऊपर, फिर बच्चों के ऊपर कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये परंपरा चलती रहेगी, कल ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और ये अच्छा संगीत सीख लेंगे, तो ये अगली पीढ़ी को सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ हस्तांतरित होगी आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत खुशी हुई। ये तो संगीत का हमारा यही होना चाहिए कि हमने समाज से लिया, हमने दिया क्या, तो देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और किसी भी रूप में, वो कहते हैं ना, कोई सा भी छोटे से छोटा भी दान आप कर सकते हैं तो करिए। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा दान ही आप कर रहे हैं किसी चीज़ का, छोटा दान भी कर देंगे तो बहुत है हमारे लिए, वो चीज़ है। इसको मैं बहुत मानता हूँ।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप एक सुरीले संगीत के सफ़र पे हैं और इसके साथ बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, ये अच्छी बात है। तो इन दोनों की जुगलबंदी मुझे लगता है संगीत को राजस्थान में बहुत ऊंचाइयों तक ले बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, बहुत जल्द अच्छा से अच्छा होगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत अच्छी बातें की और बहुत सारी चीज़ें मेरे दिल से निकली हैं, जो मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ बातें निकले इस मंच पे और वो लोगों तक पहुँचे। तो शायद अगर एक ने भी सुन ली तो काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुलजार हुसैन, जो वायलिन के साथ एक इनकी जुगलबंदी है ये, और वायलिन यही जोड़ी है। वायलिन के पर्याय हैं ये आज, और राजस्थान में अगर वायलिन का नाम आता है तो गुलजार हुसैन ही सभी जानते हैं। लेकिन अगली पीढ़ी ये तैयार कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि गुलजार हुसैन आज हमारे स्टूडियो में थे और इन्होंने सिर्फ अपनी बातें नहीं बताई, अपने सुर भी छेड़े। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये सुर पसंद आए होंगे। आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम किसी और मेहमान के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.